नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी। आप देख रहे हैं मुझको प्रदीप जी के साथ। We'll try and get प्रदीप जी very quickly indeed. प्रदीप जी is at the moment in दुबई। फिलहाल आप सब लोगों को मेरी तरफ से वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप देख रहे हैं नेशन नाउ, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ। जिस प्रकार हम लोगों ने कल बात करी थी और काफ़ी दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट रहा यूएसए में, इतना ज़बरदस्त रहा, इतना ज़बरदस्त रहा, इतना ज़बरदस्त उसका प्रभाव पड़ा। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो बहुत गर्वान्वित हूँ, जैसे हर हिंदुस्तानी बहुत गर्वान्वित है ये देख करके कि भारत के प्रधानमंत्री का किस प्रकार स्वागत हुआ, किस प्रकार उनके लिए रेड कार्पेट रोल आउट हुआ, किस प्रकार 15 से 19 बार यूएस कांग्रेस, जॉइंट सिटिंग ऑफ कांग्रेस, एंड दीज आर द most ruthless politicians in the world, they stood up 15 to 19 times to give him a standing ovation and clapped 76 times for him. Now, but there are people over here in हिंदुस्तान में जिनको पसंद नहीं आया सर, चलिए उनको मुबारक। फिलहाल we have the uniform civil code coming up। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आके ही रहेगा। एक देश एक कानून, one nation, one law. That is the most important thing. At the moment with us to discuss the same, we have Mr. Ganesh Hake of the BJP. Ganesh Hake साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। And I can see a bit of प्रदीप जी at the moment। प्रदीप जी इस वक्त दुबई में हैं, उनका नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, लेकिन he'll be with us very shortly। आगे साहब, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मुझे लगता है बहुत लोगों ने उसका समर्थन किया है कि किस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए बहुत ही नेसेसरी है, देश के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार में सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता साहब, सीधी बात है। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही वो तो दिल को छू लेने वाली बात है यार, मतलब मैं तो गदगद हो गया उससे। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि एक हमारी जो मुसलमान बहन है, मुस्लिम बेटी है, मुस्लिम बहन है, उसको अगर वर्बल ट्रिपल तलाक के जरिए उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो उसका प्रभाव सिर्फ उसी पर नहीं पड़ता, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है, माँ बाप पर, बहन पर, भाई पर, पूरे गांव पर। मतलब इतनी खुशी से, इतनी उम्मीदों के साथ जिस बिटिया की आपने विदाई करी घर के लिए, उसको बस जबान से आपने 3 बार तलाक बोल दिया और उसके बाद वो चली गई। जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, मुझे ऐसा लगता है हर तरफ से उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन उसकी तारीफ नहीं हो रही है। हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं और हमारे ओवैसी साहब जो हैं स्पेशली, और बाकी अन्य जो लोग हैं, अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। आगे साहब, यस, मतलब ये क्या है? आप जरा समझाएं मुझे, मेरी समझ के बाहर है जरा। आप पॉलिटिक्स में हैं, मतलब मैं तो 42 साल से मुझे जर्नलिस्ट में हो गया हूं, और इतने सालों से हम इसी की बात कर रहे हैं। एंड मिस्टर मोदी was the only man, the only prime minister with the courage to do it. Nobody else could have done it. सर ये करने के लिए जो कहते हैं ना कि वो 56 इंच की छाती लगती है जी, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है, तो वो जो हिम्मत है, कॉन्स्टिट्यूशनल घटनात्मक जो बातें हैं, जो इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, उसी हिसाब से देश चलाना, और अपनी मर्जी से नहीं। तो अभी तक हमारे देश में 2014 के पहले, यानी कांग्रेस के राज में जो देश चलता था, वो मनमानी करते थे, अपने मर्जी से चलते थे जी। लेकिन ये देश का पहला पंतप्रधान है जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे, अपनी गीता मीन्स उनकी कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। हमारी गीता है, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो हमारी गीता है, ऐसा मानने वाला देश का मुझे लगता है कि विश्व में एक भी ऐसा पंतप्रधान है जो अपनी घटना को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना धर्म ग्रंथ कहता है, अपनी गीता के समझता है। इतना रिस्पेक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको है।
और उसी हिसाब से जो जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर एक इस देश के हर एक आदमी को समान स्तर पर रहना चाहिए, समान दुरुस्त बात। उसको मेरे कानून सबको सारे का कानून लगना चाहिए। और वो देयर इज अ प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। और वो लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो हमारे पंतप्रधान बार बार कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहने के बावजूद भी इन लोगों ने उसका अमल नहीं किया, ये करने की कोई हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनका लक्ष्य था वो वोट के, वो जो जिसको हम लांगुल चालम कहते हैं, जो ये जो अल्पसंख्यकों के वोट है, ये क्या करेंगे, ये डरेंगे, ये डर के ये लोगों ने अभी तक कहने का मतलब ये हुआ आगे साहब कि कांग्रेस जो है जैसे शुरू से आज तक आपका डर दिखा दिखा के आज तक जीतती आ रही है कि भैया देखो हमारे साथ रहो, नहीं तो ये संगी आ जाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी होने वाली है। प्रदीप जी वेलकम। प्रदीप जी वी गॉट यू। नमस्कार सर, वंदे मातरम। गणेश साहब नमस्कार। वंदे मातरम सर। नमस्ते नमस्ते प्रदीप जी, नमस्ते, वंदे मातरम। लेकिन प्रदीप जी जो आज बात कही, अभी हागे साहब से जो बात कर रहा था मैं, जो बात कही आज तो दिल को छू देने वाली बात कर ली मोदी जी ने ये कहा कि इतनी उम्मीदों से, इतनी खुशी से या दुख से जैसे भी, बस लेकिन उम्मीदों के साथ बिटिया की घर से विदाई होती है अपने ससुराल के लिए, और वहां पर सिर्फ वर्बल ट्रिपल तलाक 7-8 साल के बाद उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई, उसका भी विरोध कर रहे हैं हमारे ओवैसी साहब और बाकी सब लोग। वो तो कानून बन गया है, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उल्टा सीधा मतलब ऐसे नाच रहे हैं। प्रदीप जी प्लीज। Exactly, sir. Narendra Modi ji was continuously telling the same thing that triple talaq has been enforced. Uniform civil code पे पूरे देश में debate कर दिया। He says uniform civil code is something that the Supreme Court wants its implementation. Yes. Supreme Court wants the implementation of uniform civil code. That is what Mr. Modi is saying. But जिस प्रकार से आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग उद्धव ठाकरे जी के अभी इसी वक्त वहां पर मीटिंग चल रहा है कि कैसे इसका विरोध करें, उनको विरोध करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ट्रिपल तलाक वाज अ ग्रेट सक्सेस। आज के तारीख में आप जैसे बोल रहे हो, पूरे मुस्लिम समाज यानी पूरे देश विदेश के लोगों ने, जो टॉप के कंट्रीज है, मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज ने इस चीज का सराहना किया, अप्रिशिएट किया कि मोदी जी ने इसे डिसीजन लिया, स्टर्न डिसीजन। मुस्लिम वुमेन आर वेरी हैप्पी विद द एंटायर थिंग। जो एक्सप्लॉयटेशन सप्रेशन मुस्लिम वुमेन का चल रहा था, आज वो एक्सप्लॉयटेशन निकल के पूरे मुस्लिम। अभी मोदी जी ने इसके बाद जो आपने कल भी हम लोग डिस्कस करे, जो पासमानदा मुसलमान है, सोशल जस्टिस, जो पिछड़े मुसलमान है, बैकवर्ड मुसलमान है, उनको सोशल जस्टिस, सोशल एम्पावरमेंट के बाद मोदी जी ने किया है। तो इसके बाद और पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने कहा कि आपको गली गली हर घर में जाके आपको मुसलमान घर से बात करना पड़ेगा कि व्हाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन एसेट, एक जबरदस्त चीज है मुसलमान कम्युनिटी के लिए, पूरे देश के लिए। नाउ ही इज वेरी एग्रेसिव, वो एग्रेसिव पेश में मोदी जी जा रहा है। प्रदीप जी दूसरी बात क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रदीप जी यहाँ पर ये दूसरी बात ये गौर फरमाने लायक है हाके साहब। ये मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो अभी तक प्रदीप जी ने कहा और जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसके ऊपर आप भी कमेंट करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो भी आएगा, जो भी बनेगा, वो लागू हर एक के ऊपर होगा भाई। वो सिर्फ मुसलमानों पे लागू थोड़ी होगा, अरे वो तो हिंदुओं पर भी लागू होगा, ईसाइयों पे भी, बौद्धों पे भी, जितने भी तबके हिंदुस्तान में सब पे लागू होगा। ये थोड़ी है कि इट इज ओनली गोइंग टू बी फॉर मुस्लिम्स। हाके साहब। यस सर। सर क्या है सर, ये हमारे देश में ब्रिटिश का जब राज था तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ के जो अलग अलग यानी रिलीजियस के लोग हैं वो हमेशा अलग रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको खुश करने के लिए एक अलग अलग हर, नॉट ओनली दैट कि वो मुस्लिम का ही पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदुओं का भी पर्सनल लॉ बोर्ड है जी। ऐसा अलग अलग रीजन के लिए उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड मैंने ब्रिटिश काल में बना दिया। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है तो 1937 में 1937 में ये बना हुआ है ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है जी। और वो भी ये, और तभी से ये हमारे लोग उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं स्वातंत्र के बाद। उसको सचमुच तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, सभी
देश के नागरिकों को समान कायदा रहना चाहिए, समान हक रहने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। लेकिन ये पर्सनल लॉ अगर अगर ये किया, रद्द किया, तो हमारे जो वोट्स है वो इनका ध्यान सिर्फ वोटों पे था। ये जो बड़ी वोट बैंक थी इनकी लोगों की। और तो आपने जो शुरू में कहा सच है, ये हमेशा हम ये लोगों को डराते हैं कि देखो भाजपा को अगर आएगी तो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो करेंगे, वो तुमको पाकिस्तान भिजवा देंगे, तुमको कत्ल कर देंगे, कुछ भी हमारे बारे में एक ऐसा उन्होंने भूत निर्माण किया है, एक डर निर्माण किया है। वैसा ये पर्सनल लॉ बोर्ड का भी है कि वो ये देखो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करेंगे तो अपना धर्म के बारे में क्या होगा। धर्म और पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम इसमें धर्म में ऐसा कोई पर्सनल लॉ का यानी संबंध। लेकिन हाके साहब और प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वर्बल ट्रिपल तलाक है, याद रखिए ट्रिपल तलाक इज नॉट बीन बैंड। व्हाट हैज बीन बैंड इज वर्बल ट्रिपल तलाक। ये जो एसएमएस पर दे देते थे ना 3 बार तलाक हो गया बाहर, व्हाट्सएप पे, अरे फेसबुक के ऊपर तलाक, मतलब तलाक ये तब होता था, उस पे बैन लगा है, नंबर 1। नंबर 2, सर मलेशिया में देयर इज नो वर्बल ट्रिपल तलाक, इन इंडोनेशिया देयर इज नो वर्बल ट्रिपल तलाक, इन बांग्लादेश देयर इज नो वर्बल ट्रिपल तलाक, इजिप्ट नहीं है, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, सर सऊदी अरेबिया, कई मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं सर, सभी मुस्लिम राष्ट्र, सभी। और तो और छोड़िए, बाकी सब छोड़िए, हमारा जिसके बारे में ज्यादातर मैं बात नहीं करता हूँ, हमारा जो पड़ोसी देश है, ऐसे पड़ोसी कोई किसी के पास ना ही हो, अच्छा है, वो हमारा जो पाकिस्तान है साथ में है, वहां पर भी नहीं है। और तो और छोड़िए, अरे हद होती है। मेरा ये कहना है, जब देश में जब भी कोई सामाजिक सुधार की बात होती है, तब हमेशा कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, पता नहीं बीच में आकर के, कि ये नहीं होना चाहिए। अब मेरा ये कहना है, सर आप मुझे बताएं, हाके साहब, प्रदीप जी आप भी एडवोकेट हैं, हाके साहब, कांग्रेस जो है भाई वो भारत की आजादी की लड़ाई में अग्रसर थी, उनको एक एक चीज मालूम है, दे नो द बैकग्राउंड, दे नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि मुसलमान वोट जो है, आदमियों के मुसलमान वोट जो हैं, जिनकी ऐश होती थी अभी तक, किसी को भी बाहर निकाल दो, किसी के साथ निकाह कर दो, फिर उसको भी बाहर निकाल दो। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस क्या इतनी अंधी हो गई है कि मतलब उनको ये दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? हाके साहब, स्वार्थ है सर, उनका स्वार्थ है, और उनको ऐसे ही करके अभी तक उन्होंने ये देश पे राज चलाया है, ऐसे ही करके। जो डिवाइड एंड रूल्स जिसको कहते हैं, हमेशा आप ये हमारे जो अलग अलग समाज और जातियों में झगड़े लगा के देना, उनको दूर रखना, और फिर अपना राज यानी करना। तो ये कांग्रेस की नीति है। ये राजनीति ऐसी राजनीति करते हुए कांग्रेस अभी तक आई है। और इसके अभी हमने जो निर्णय लिया, हमारे सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो निर्णय लिया है, बहुत बड़ा सोचकर, बहुत बड़ा, जिसको धाड़स कहते हैं, जिसको डेयरिंग कहते हैं, वो ठीक है। हमारा ध्यान, और हमारे ऊपर आरोप करते हैं कि हम वोट को सामने रखकर हम सब पूरी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, हम पॉलिसीज ला रहे हैं, हम कुछ एक्ट में हम बदलाव ला रहे हैं। ये हमारे बारे में, ये जो विरोधक हमारे ऊपर आरोप जो करते हैं, ये उनका अभी उनको लग रहा है कि उनको जो जिस नाम से वो वोट लेते थे, अभी उनको लग रहा है कि अगर ये हो गया तो हमारा क्या होगा। ये इनकी मन में डर है, और डर की वजह से ये हमारे हर एक अच्छे निर्णय को विरोध कर रहे हैं। वैसे भी ये ट्रिपल तलाक को भी ये शुरू में भी उन्होंने विरोध किया है, अभी भी बहुत बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बोलते हैं देखो कैसा क्या ट्रिपल तलाक उन्होंने रद्द कर दिया, अभी तलाक, अभी तुम देखो अभी आगे क्या करेंगे। अभी अपना वो जो समान नारी कायदा लाएंगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा। अभी 370 का कदम अपना कलम वो हटा दिया, तो अभी क्या करेंगे आप? राम मंदिर बना दिया। हाँ, राम मंदिर बनाया उन्होंने, अभी तुम क्या करोगे? ये सब ये प्रचार के मुद्दे बनाकर वो वोट अपनी सुरक्षा के लिए, वोट बैंक सुरक्षित, प्रदीप जी ये इश्यूज तो करेंगे। आज गणेश हाके सबसे बड़ा थ्रेट है वो जिस प्रकार से कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जिस प्रकार से बोल रहे कि महिला
जो महिला है, दलित है, ओबीसी है, एससी एसटी है और अल्पसंख्यक, इनके खिलाफ जबरदस्त 29% इंक्रीज ऑफ एट्रोसिटीज हुआ है जब से मोदी सरकार ने टेक ओवर किया है। कर्नाटका मॉडल ऑफ विक्ट्री वो पूरे पैन इंडिया और करना चाहता है कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन। हके साहब, अभी मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन के साथ दलित, ओबीसी, एससी एसटी इस और अलग अलग अल्पसंख्यक, इस पे टारगेट करके एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आप इसका काउंटर कैसे करोगे? बार बार यही इश्यूज उठा रहे हैं कि ओबीसी खतरे में है, अल्पसंख्यक पे अटैक हो रहा है, दलित पे एट्रोसिटीज हो रहा है। गणेश हाके साहब, ये कैसे विरोध करेगा? स्टैटिस्टिक्स भी दिया है, प्लान तरीके से चल रहा है कांग्रेस। जो उनका ये जो अपप्रचार है, उससे कोई ये जनता ये उसके बुलावे में नहीं आने वाली है। लोगों को मालूम है सर, ये कई साल जब से 2014 से ये हमारे बारे में और हमारे पॉलिसीज के बारे में विरोध करके आए हुए हैं, और ये उनके पास दूसरा कोई विषय नहीं है। हमारे ऊपर वो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं कर सकते, हमारे कोई किसी पॉलिसीज को विरोध कर नहीं सकते, क्यों? हम जनता के भले के लिए, जनता के अच्छे के लिए हम कर रहे हैं। तो वो इनके पास अभी दूसरा विषय नहीं रहा, तो फिर ऐसे विषय लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। पर मैं बोलता हूं सर कि इसका कोई भी असर ये हमारी जनता के ऊपर नहीं हुआ। अब जनता भी समझ रही है कि कौन हमारे साथ था, जिनके साथ 60 साल हमको जिनको वोट दिया, वो मुसलमानों की स्थिति क्या है सर? आज भी पंक्चर निकलता है, कोई केले का गाड़ी चलाता है, कोई इतनी सबसे ज्यादा गरीबी अगर किसकी होंगे तो ये मुस्लिम समाज में के गरीब लोग है। अगर ये अभी ये लोगों को पता चला है कि हम इतने दिन 60 साल ये कांग्रेस वालों को वोट देते आए, हमेशा हमें भाजपा से डराया और हमारे से वोट लेते रहे, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? अभी पढ़ लिख कर लोग जो आगे आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, मैं तो आपको कुछ बातों की याद दिलाता हूं। जहां पे यूपी में इलेक्शंस हुए, यूपी में तो वहां पे मुस्लिम वोट काफी है, और वहां पे 25 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे थी कि जहां पे मुस्लिम बहुल यानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन के आ गए। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको अपने दलित वोट हमको नहीं देते, मुस्लिम वोट हमको नहीं देते। अरे फिर मुस्लिमों ने हमको वोट नहीं दिया तो हमारे इतने खासदार कैसे आ गए चुन के? हमारी बहुत बड़ी पतावाद से हमारी सत्ता में से कैसे आ गई? वहां पे मुस्लिम वोट अगर नहीं मिलते तो अभी हमें भी मुस्लिम वोट लोग दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम को भी हमारे ऊपर भरोसा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमने जो कुछ किया है अभी 3 तलाक से तो ट्रिपल तलाक से तो ये पूरी जितनी मुस्लिम महिलाओं को हमको दुआ दे रही है, मोदी जी को मैंने दुआ दे रही है। वो तो खुद देखा है सर, वो तो खुद हम लोगों ने देखा है, वो तो खुद हम लोगों ने देखा है। जहां जहां मोदी जी जाते हैं, मुस्लिम महिलाएं सबसे पहले आकर के उनको दुआएं देती हैं, वो तो खुद हमने देखा जी। ये कितना बड़ा काम किया है सर, ये ह्यूमन बीइंग आप सोचने की बात है। देखो छोड़ो, क्योंकि देखिए साहब ऐसा है प्रदीप जी, यहाँ पर मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टैटिस्टिक रखता हूं कि अभी एक अनुमान के मुताबिक मतलब नॉट, आई डोंट नो वेदर दीज आर ऑफिशियल फिगर्स, बट एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन आज की तारीख में 24 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। 142 करोड़ की जनता में तकरीबन 24 करोड़ हैं। नाउ यू हैव टू ब्रिंग एवरीबडी इन द मेन स्ट्रीम। और यहां पे प्रदीप जी जो आपने बात छेड़ी अभी, जो मोदी जी ने पासमंदा मुसलमानों की बात करी, यानी अजलाफ मुसलमानों की बात करी, जो छोटी जात के मुसलमान हैं, जिनको छोटी जात का समझा जाता था अभी तक, पहला प्रधानमंत्री है देश का जिसने यह कहा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ कास्ट सिस्टम विद इन मुस्लिम्स। एक तरफ अशराफ हैं और एक तरफ अजलाफ हैं, एक तरफ पासमंदा मुस्लिम्स हैं और एक तरफ फॉरवर्ड कास्ट के मुस्लिम हैं, जैसे कि अपने सैयद हो गए, सिद्दीकी हो गए, ये आज की तारीख में जो जितने भी ठेकेदार बने हुए हैं सारे के सारे धर्म के मुसलमानों में, खान हो गए। नाउ दीज आर द फॉरवर्ड क्लास मुस्लिम्स। जो बेचारे अंसारी हैं, पंसारी हैं, कुनबी हैं मुसलमानों में, उनका वही हाल है जो हमारे ओबीसी का हाल है, यानी हिंदुओं के ओबीसी का हाल है। This is the first prime minister in the country who's ever brought this up. प्रदीप जी। बिल्कुल सर, मोर देन 54% जो मुस्लिम्स में है, ज्यादातर 54% से ज्यादा, आधा से ज्यादा जो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। और मोदी साहब ने इनको कहा कि हमको इनको एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, इनको शक्ति देने पड़ेगा, इनको सोशल जस्टिस, सोशल एम्पावरमेंट इनके तरफ, जैसे यूपी मॉडल में किया था, जो ओबीसी के अलग अलग कैटेगरी को उन्होंने डाइसेक्ट करके उनको एम्पावर किया था।
उसी चीज पशमंदा मुसलमान जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमान में, उनको एम्पावर करने वाली बात है, ये मोदी साहब ने आगे उठाया है। अभी जिस प्रकार से मोदी जी हम लोग देख रहे हैं, एक प्लान तरीके से ट्रिपल तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिला पूरे टोटल सपोर्ट है नरेंद्र मोदी जी के। अब पचमंदा जो मेन कैटेगरी में है, जो ओबीसी जो पिछले जात के हैं मुसलमान, उनको एम्पावर करके जो एक नया तरीके से सोशल जस्टिस, सोशल एम्पावरमेंट की बात मोदी जी कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू गिव अ बिग बूस्ट, बिकॉज 14 to 20% वोट शेयर है मुसलमान का पूरे देश में, पैन इंडिया, अलग अलग 20%। ममता बनर्जी के एरिया में 20% के आसपास, महाराष्ट्र में 14%, मीन्स अलग अलग। तो ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से मोदी जी पिच किया है मुस्लिम वोट्स के लिए। जो कांग्रेस ने कर्नाटका मॉडल ऑफ एम्पावरमेंट, जो मुस्लिम का एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स पूरे देश में प्रकार से उन्होंने करने का कोशिश किया, मगर मोदी जी ने एम्पावरमेंट के माध्यम से उनको एम्पावरमेंट कर, उनको शक्ति देके, उनको प्रदान देके, उनको सोशल जस्टिस के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने, ये एक जबरदस्त वोट शेयर कैप्चर करने की बात है। अभी आज के तारीख में 38% वोट शेयर है टोटल पैन इंडिया बीजेपी के। अगर ये सफलता से मोदी जी इंप्लीमेंट करते हैं सोशल जस्टिस फॉर पशमंदा मुस्लिम्स, तो बीजेपी का वोट शेयर करीबन 50 के आसपास जाएगा। और जो बीजेपी के सपने हैं 350 के आसपास पहुंचने, 300 प्लस 350, तो ये आसानी से हासिल होता दिखता है। बट जिस प्रकार से कांग्रेस मुस्लिम कंसोलिडेशन कर रहा है, उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर रहे। जो बीजेपी के आरोप लगा रहे, सावरकर को हटा दिया, हेगडेवार को हटा दिया, और जयराम रमेश और पूरे जो कांग्रेस के माध्यम से गांधी पीस प्राइज जो गीता प्रेस को दिया था, ये इंडिकेशन है कि मुसलमान वोट को कांग्रेस भी मगर इस तरीके से करना चाहता है कि ये दिखा के कि सावरकर, हेडगेवार, गीता प्रेस को हाईलाइट करके ये टोटल हिंदुत्ववादी पार्टी है, मुसलमान असुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बजाज साहब। गणेश हाके साहब, आपको भी देखना पड़ेगा कि सावरकर को जिस प्रकार सिलेबस से हटा दिया, हेडगेवार को हटा दिया, गीता प्रेस को आलोचना कर दिया कि ये क्या हुआ। जो सिद्दीकी थी वो पत्रकार जिन्हें मोदी जी को प्रश्न पूछा, सबरीना सिद्दीकी, जयराम रमेश आंसू बहा रहा कि बहुत ट्रोलिंग हो रहे हैं, इनके ट्रोलिंग हो रहे हैं, और व्हाइट हाउस ने भी ऑब्जेक्शन No, but that is concerned. Pradeep ji, I'll have to stop you there. Yes, yes. I'll have to stop you there. Yes, Right? yes, One second. So, she's a journalist. That Sabrina Siddiqui is a journalist. ठीक है साहब? Journalists get trolled all the time. You and I get trolled all the time. जहां तक प्रदीप जी आपका और मेरा सवाल है, हमारे शो में हमें कहा जाता है ये बकवास शो को बंद करो, तुम हो कौन? तुम एक तरफ बोला जाता है हम बीजेपी वाले हैं, खाकी चड्डी वाले हैं, दूसरी तरफ बोला जाता है कि तुम कांग्रेसी हो, तुम मुसलमानों को प्यार करते हो, बंद करो। सर, इट कम्स विद द टेरिटरी। फॉरगेट अबाउट सबरीना सिद्दीकी बीइंग ट्रोल्ड, प्रदीप जी, मिस्टर मोदी हिमसेल्फ गेट्स ट्रोल्ड। क्या बात कर रहे हैं आप? आई मीन बिग डील। अरे इफ यू आर इन पब्लिक लाइफ, इफ यू आर अ जर्नलिस्ट, trolling is a part of everything. In fact, Sabrina Siddiqui of the Wall Street Journal should be very grateful to all the people who are attacking her. She has become an international star. She has become an international celebrity. क्या बात कर रहे हैं? सीधी सादी बात है। अभी जैसे हाके साहब हैं, इस शो के बाद हाके साहब को जो अच्छी अच्छी गालियां पड़ेंगी, जो कमेंट्स आएंगे, अरे साहब आपके सारे पाप धुल जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। तो अभी जो प्रदीप जी ने आपसे पूछा, आप जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, किसी प्रकार मुस्लिम्स, बैकवर्ड्स, अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उन सबको अपने पास ला करके, स्पेशली मणिपुर को पॉइंट कर करके, और ये दिखा करके कि मुसलमानों के खिलाफ किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? हाके साहब बताएं। सर, मैं दो बातें आपको यानी जरूर याद दिलाना चाहता हूं जी, कि ये दो बातें ऐसी है कि अभी हमारे देश के जो पंतप्रधान है, ये पहला पंतप्रधान है, मैंने इसके पहले भी कई बार जिक्र किया है कि यहाँ पे मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्मारक बन रहा है, उस स्मारक के भूमि पूजन के लिए मुंबई आए थे। जी, आए थे। तब उसको तो वो बीकेसी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में बहुत जाहिर सभा में हमारे ऑफिस के साथ में ही था, हमारे स्टूडियो के साथ में स्टूडियो था। तो उन्होंने जब वो अपने भाषण में कहा था शुरू में कि मैं इस देश का पंतप्रधान मैं हूं, कि जिसकी वजह से हूं वो है मेरे देश के दलित, मेरे देश के आदिवासी, मेरे देश के ओबीसी, इस समाज की वजह से मैं इस देश का पंतप्रधान हूं।
कोई ऐसा माई का लाल अभी तक इस देश का पंतप्रधान ऐसा अगर कभी बोला है कि अगर उनके दलित के प्रति, आदिवासी के प्रति, ओबीसी के प्रति उनके मन में अगर कोई अगर जो भावना जो थी, जो भावना उन्होंने व्यक्त की है, वो भावना ये उनके हृदय से, उनके मन से वही आई हुई भावना थी और उन्होंने उसने जाहिर सभा में किया था और उसका उनके कारोबार में भी अभी 35 ओबीसी मंत्री है सर एक इनके कैबिनेट में। जी हैं, मोदी जी के कैबिनेट में। आपको और अफसोस लगेगा 11 आदिवासी मंत्री है, 13 महिलाएं है। यानी ये जो समता बंधुता का जो ये भावना है, ये हमारे पंतप्रधान के मन में है, दिल में है और वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ये सब लोग, इस देश के सभी लोग जानते हैं कि ये किस विचार से प्रेरित है, ये किसको आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा ना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अपने, यानी उन्होंने लिखी हुई घटना को जब वो संसद में घटना पहली बार देश की पहली इतिहास में उन्होंने घटना दिन मनाया, 3 दिन घटना दिन संसद में मनाया, उसके ऊपर चर्चा की। जो इतना घटना यानी कॉन्स्टिट्यूशन को महत्व देने वाले ये पंतप्रधान है, इस देश के जो पिछड़े वर्ग है, दलित है, ओबीसी है, जो गरीब है, उन लोगों के प्रति यानी सम्मान रखने वाले ये पंतप्रधान है। इसकी वजह से लोगों को भी मालूम है। ये अभी आपने कहा कि अभी ये अपने कर्नाटक सरकार ने जो कुछ हमारे खिलाफ जो किया, अपप्रचार कर रहे हैं और उन्होंने जो शुरू किया है कि वो सावरकर का, हेडगेवार का, अभी प्रदीप जी ने जो बातें कही ना, वो वहां ये उसका उनको भुगतना पड़ेगा। उसका उनको ये जो कुछ वहां पे कर रहे हैं ना, कि जो कोई जिसका कोई वजह नहीं, कुछ कारण नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है उनको। तुमको वहां के सब लोगों ने तुमको दिया है, आप सरकार करो, विकास करो। ऐसी बातें करके लोगों के मन में तुम्हारे बारे में घृणा मत क्रिएट करो, पैदा करो मत। तो ये लोग कर रहे हैं और वो मैं सोचता हूँ कि ये आने वाले 2024 के इलेक्शन में उनको उसको भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर हाके साहब, प्रदीप जी एक बात है सावरकर के बारे में, वीर सावरकर के बारे में एक बात हम लोग क्यों भूल जाते हैं। हर एक को ये बोलता है कि भाई उन्होंने माफीनामा लिखा, अपॉलॉजी लेटर लिखी। अरे भैये, और साथ में फिर उसके बाद हाके साहब सुनने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिए हाके साहब, सुनिए ध्यान से सुनिए। ये फिर एग्जाम्पल दिया जाता है, भाई देखो कांग्रेस के मोदी जी, हमारे नेहरू जी जो हैं इतने साल जेल में रहे, 14 बार अरेस्ट हुए, 9 साल तक जेल में रहे। अरे साहब, अरे नेहरू जी के सेक्रेटरी भी उनके साथ हुआ करते थे, उनको डेस्क दिया जाता था, उनको लिखने के लिए कागज दिया जाता था, कलम दी जाती थी, उनको किताबें दी जाती थी। सावरकर साहब को जिस सेल में रखा गया सर, वहां पे जो टॉयलेट का पूरा मलबा था ना, उसके सेल में आया करता था, समझे कि नहीं, वीर सावरकर के। चलिए, आदमी वो भी भुगतने को तैयार है। लेकिन एक चीज जो है प्रदीप जी, ये सुनने वाली बात है, बहुत जबरदस्त चीज है। Even I didn't know this. I started reading about Savarkar, and then it's only then that I came to know about it. Do you know Savarkar's house was taken over by the British? His family was thrown out. आपको मालूम है सावरकर की पत्नी, उनकी बहन, उनके जो सारे महिलाएं थी उनके घर की, they did not have money to eat. भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था उनको अंग्रेजों ने। आप मुझे बताइए कौन सा कांग्रेसी है जिसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, जिसकी महिलाओं को बाहर सड़क पे फेंक दिया गया और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। I mean, nobody talks about it. How can you compare the imprisonment of Savarkar and his brother at the cellular jail in the Andamans with the way Pandit Nehru was kept or Gandhi ji was kept? No, we are not trying to undermine their achievements, but you cannot undermine Savarkar. प्रदीप जी। Exactly sir, Savarkar's contribution, जैसे हाके साहब ने भी गए प्रोग्राम में कहा कि इसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। 10 साल जिसने अंडमान ब्लैक अंडा सेल में अपने जीवन बिताया, एक दिन भी 100 साल के हिसाब से आप गिनती कर सकते हो। वहां पर अंडमान was absolutely compared to hell on earth. Gandhi, it was called hell on earth. बिल्कुल सर। और गांधी और नेहरू को जिस प्रकार से कहां पर कभी, इनमें से जितने भी ये बड़े बड़े नेता है, नेहरू है, गांधी है, पटेल है, किसी को उन्होंने वहां पर भेजा नहीं है अंडमान में।
ये सर, गांधी जी was kept in the Aga Khan Palace. गांधी जी was imprisoned in the Aga Khan Palace in Pune, सर। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आगा खान पैलेस पैलेस में Yes. रखा था, पैलेस में। यस सर। तो हाँ। ये हार्डकोर जो एक व्यक्ति है सावरकर, जो देश प्रेमी है, इसका जितना देश से उनका प्रेम है, I would love to go to the Aga Khan Palace and stay there, yeah. I would love to have a holiday in the Aga Khan Palace. I hope Mr. Hake sends me there. Yes. So, I mean, you need to understand and give. सर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी क्या स्टैंड लेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है सर ये। हाके साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। देव फडणवीस जी ने उद्धव जी को चैलेंज करके बोला कि ये क्या कर्नाटक का मॉडल अपनाने वाले हो महाराष्ट्र में, जहां सावरकर को बाहर करते सिलेबस में, हेडगेवार को बाहर करते सिलेबस से, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। सावरकर का कंट्रीब्यूशन राहुल गांधी हमेशा उसको निग्लेक्ट करता है, ड्रॉ ऑफ करता है, उसको राइट ऑफ करते हैं। उद्धव ठाकरे जी, उद्धव सेना को बहुत मुश्किल पड़ेगा लोगों को समझा देने के बाड़ा साहब के विचार जो सावरकर के साथ था। हाके साहब कैसे देखते हो आप इसको? नहीं, बराबर है सर, ये बराबर है कि ये इन्होंने तो सबरा विचार सब छोड़ दिया है सर। उद्धव ठाकरे ने ना, जब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाकर उसने वो जो उनका था हिंदुत्व का विचार था, बाड़ा साहब का विचार था, उसने डुबा दिया है और समुद्र में, अरबी समुद्र में उसको डुबा दिया है। अभी उनके पास कोई विचार, थॉट्स नहीं रहा। अभी कुछ लोग, अभी अपना जो पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं कुछ, आज उनसे मिलने गए। भाई क्यों गए? उनसे भी मिलने क्यों गए भाई? वो क्या यानी मुस्लिम लोगों को पहले से भी ये प्यार करते थे बहुत बड़ा, वो मुस्लिमों के बारे में बहुत उनको आदर दिखाते थे, इसके लिए वहां पे गए क्या? वो उनको पता है कि जो बात बीजेपी कर रही है उसको अपोज करने के लिए अभी वो उद्धव ठाकरे के पास जाना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी खुली उसी बात यानी लोगों के सामने आना चाहिए। हाँ, पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में उनका क्या विचार है ये लोगों को उन्होंने बता देना चाहिए। और मुस्लिमों को बारे में भी अभी भी जो कर्नाटक में भी जो किया है, कर्नाटक में जो कर रहा है वो सरकार, उसके बारे में भी उनके साथ यहाँ पे महाविकास अघाड़ी में बैठी हुई है, वो जो कर रही है वो बराबर है या नहीं है? अगर सचमुच वो अगर अपने विचारों से हटना नहीं चाहते तो इन्होंने यहाँ पे जो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाई है उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो ये सब विचारों को वो तिलांजलि दे रहे हैं और वो उन्हें तिलांजलि देकर भी आगे चल रहे हैं। ऐसा लोगों को मानने समझ जाएगा और लोग समझने के बाद उसका क्या करेंगे, इस महाराष्ट्र में उनका क्या होगा उद्धव ठाकरे का, ये सब अब आगे फ्यूचर में भविष्य में आपको अपने बताएगा उसमें। लेकिन हाके साहब, जो एक बात सुनने में क्या आई है, यहीं पर आप ही के एक प्रवक्ता ने कहा है, यहीं पर इसी शो में, कि आगे चल करके उनको कोई है आश्चर्य नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी को अकल आ जाएगी और सुबह का भूला रात को लौट के घर आ जाएगा। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लें, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी उनका घर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। सर आप बताएं। एक सच है, जैसा अभी है कि अभी जो कुछ उनको वो जो कर रहे हैं जी, वो सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे थे, स्वार्थ के लिए कर रहे थे। और मुझे अभी भी लगता है कि नहीं, ठीक है हमारे कुछ प्रवक्ता ने बताया हुआ, लेकिन हम अभी जिस तरह से वो चल रहे हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर वापिस आएंगे। और हम चाहते हैं कि वो वापिस आए ना आए, लेकिन उन्होंने अपने विचार, जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर शिवसेना खड़ी हुई है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर बाला साहब ने शिवसेना का निर्माण की थी, कम से कम सचमुच उनको अगर अपने पिताजी के बारे में, बाला साहब के बारे में उनके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत कुछ आदर श्रद्धा होंगी तो वो फिर वो अपने विचारों से स्वीकार करेंगे, पुराने विचार, अपने विचार स्वीकार करके ठीक है हमारे साथ आए, नहीं हमें कोई परवाह नहीं, और वो आने से हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नहीं आए तो और वो हम इतना ही चाहते हैं कि उन्होंने इतना बिगड़ना नहीं चाहिए कि जो लोग उनको गालियां दे, लोग उनको मारे। आगे साहब चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार अभी मोदी जी ने कहा कि भाई एक तरफ अशराफ हैं, एक तरफ अजलाफ हैं, यानी पसमंदा मुस्लिम्स हैं,
पसमंदा मुस्लिम्स की तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई है। और बाय द वे प्रदीप जी, अभी अभी मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था जब आप बात कर रहे थे हाके साहब से, जो पसमंदा मुस्लिम्स की जो परसेंटेज है मुसलमानों में, इट इज मोर देन 60%। प्रदीप जी, यस यस 60% से ऊपर है। मतलब दैट इंक्लूड्स ओबीसीज एंड दलित्स, बाय द वे, दलित्स हु हैव आल्सो कन्वर्टेड। और उनको उसी तरीके से परसिक्यूट किया जाता है, उसी तरीके से निचले स्तर पर रखा जाता है जैसे बाकी ओबीसीज को और बाकी दलित्स को रखा जाता था। यहां पर लिहाजा मोदी जी ने ये जो अशराफ हैं, ये जो अभी तक सैयद हैं, खान हैं, मुगल हैं, इन सब लोगों की जो जमात अभी तक चला रही थी पूरी मुस्लिम एजेंडा को, उनकी दुखती नब्ज पर नरेंद्र मोदी जी ने उंगली रख दी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो बाकी ओबीसीज का जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उत्तर प्रदेश में, जितने ओबीसीज जो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे एक जमाने में, वो सब लोग बीजेपी की तरफ आ गए, यादव को छोड़ के। जितने यादव हैं वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, बाकी सब लोग आपके साथ आ गए जी। और 9% छोड़ के सर जी, यादव के 9%, 7.5 सर, 7.5 8 9, चलो 9 ठीक है, आप 9 कह रहे हैं, मान लेते हैं 9%। और उसके अलावा बिहार में भी अभी वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो अब ये नई सोशल इंजीनियरिंग है सर भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में। आगे साहब। सर नहीं, ये दो बातें हैं सर। ये हम ऐसी कोई सोशल इंजीनियरिंग बना रहे नहीं। अभी अपने जो पसंदीदा जो मुस्लिम है उसके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय पंतप्रधान जी ने जो कहा है कि ये सच बताया और ये सच जाहिर किया है, उजागर किया है। ये इस देश में यही हालत है। ये मुसलमानों के बारे में और जो मुसलमान जिस लोगों की संख्या के बारे में और मुस्लिम से खुद को समझकर जो बारे में जो चला रहे थे, तो उसमें से कि हमारे नॉट ओनली दैट पसमिंदा, इस समाज में जितने भी शोषित है, पीड़ित है, फिर उसी कौन से भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, उनके प्रति हमारे पंतप्रधान की भावना जो है वो बहुत, यानी क्या बोलते हैं उसको, सतर्क की भावना है जी। बहुत, यानी उनके बारे में उसको बोलते करुणा की भावना है, उनकी दया की भावना है, उनके बारे में एक क्या बोलते हैं कि मानवता के बारे में सोचने की भावना है। हिमसेल्फ इज एन ओबीसी। मोदी जी खुद ओबीसी है भाई जी। हाँ यस, उसने स्वयं देखा है वो जो हालत थी एक समाज में, ओबीसी समाज में हम पैदा होकर कैसे कैसे अपने को किस बात को सामना करना पड़ता है, दलित को कैसे सामना करना पड़ता होगा, जो मुस्लिमों भी जो पसमिंदा जैसे पिछले वर्ग है उन लोगों को भी कैसे हालतें, कैसे किसका सामना पड़ रहा है, इसका वो अंदाज लगाते हैं। और उसी से वो अपना जो कुछ आगे का जो पॉलिसीज तय करना है, कानून बनाना है, इसके बारे में वो गंभीरता से सोचकर सभी बातें करते हैं, बोलते हैं अपना मत। कहने का मतलब ये हुआ आगे साहब, जो भारतीय जनसंघ के वक्त से 1954 से लेकर के आज तक, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, थोड़ी देर के लिए आप सब लोग जनता पार्टी में चले गए, लेकिन भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो 3 मुद्दे थे आपके, 3 बहुत जबरदस्त मुद्दे थे, एक चौथा भी है उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, कि भाई एक तो रिपील ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 है, वो आपने कर दिया। राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, जहां पर बाबरी मस्जिद है उसकी जगह पर राम मंदिर बनेगा, क्योंकि राम मंदिर पहले से था, रामलला का जन्म स्थान है, वो भी आपने बना दिया। नंबर 3, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से है और आज तक आ रही है। तो मतलब 2023-2024 में ये तीसरा वादा भी जो है भारतीय जनसंघ का और अब बीजेपी का, वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा है क्या? यस डेफिनेटली सर, अभी उसकी शुरुआत हो गई है सर। विधि आयोग ने इसके बारे में लोगों के मत जानने के लिए उन्होंने वो आह्वान भी किया है जी। और वो उस रास्ते पे, यानी उसी और से हमारा ये सब ध्यान है और वो हम करना जरूरी है। नॉट ओनली दैट, वो राजनीति के लिए नहीं है, पर इस देश के हर एक आदमी को, हर जो सभी स्तर का है, जो पिछड़ा है, जो अलग जाति का है, किसी धर्म का है, ये सभी के लिए, सभी के हित के लिए ये समान नागरिक कायदा लाना जरूरी है जी। नहीं तो कुछ लोगों को यानी अलग, यानी क्या बोलते उसको,
यहाँ पे Privilege. कॉन्स्टिट्यूशन Privilege. जो घटनात्मक प्रिविलेज जो घटना में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा यानी बर्ताव रहना चाहिए, हमारी सरकार चलनी चाहिए, शासन चलना चाहिए, और उसी हिसाब से ये हमारे मोदी साहब कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका भी लोग, पूरी देश की जनता स्वागत करेगी और नरेंद्र मोदी जी का आभार भी मानेगी। राइट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, Thank you. आप हमारे साथ आए। थैंक यू। कल वैसे Thank ईद you, है, मैं उम्मीद करता हूँ कल आप बिरयानी जरूर खाएंगे, बट यस हमारे एकादशी पर है सर हाँ, एकादशी भी है। हमारे जो संप्रदाय वारकरी संप्रदाय है, हम कल बिरयानी नहीं खाएंगे सर। कल बिरयानी नहीं खाएंगे, कल आप उपवास रखेंगे। कल उपवास रखेंगे। कल उपवास रखेंगे। कल उपवास है, एकादशी सबसे एकादशी सबसे लाखों भावी पंढरपुर में हमारे आए हुए। पंढरपुर हमारा श्रद्धा स्थान है जी, तो हमारी वारकरी है जो लोग, उन लोग वहां पे आए हैं। चलिए सर, और उपवास करते हैं। फ्राइडे को खा लीजिएगा, फ्राइडे को खा लीजिएगा सर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, थैंक यू, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। Right, that was nice, Pradeep ji. बिल्कुल सर, आके साहब is always, I'm very impressed, by the way, Pradeep. जबरदस्त तरीके से। Pradeep ji, I'm very impressed with your frame, with the frame and the lighting that you've got over there. I'm really totally impressed. I hope our production team is paying attention as to how you're doing it. You must explain to them how you've done it. The lighting is really very, very good. But then you are in Dubai, so you are actually getting 5G network over there, so which is fantastic. Yes, absolutely yes. lovely. And at the moment with us, we've got Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब, नमस्कार, कांग्रेस के भरत सोनी साहब। We'll have him with us in just a minute. So I was told that he had already been joined, but now I've been told that we must wait for a minute. I hope the Congress has something up its sleeve, because it could also be, Pradeep ji, if you look at it, perhaps the Congress has shown its cards too early. So now the BJP has worked out something to counter it. वो कर्नाटका का जो मॉडल Sir, the Congress, जी बिल्कुल, the Congress is already, taking on Mr. Modi. There's that crocodile tears for Pasmanda Muslims. ये Pasmanda Muslims के बारे में मोदी साहब के crocodile tears है. He doesn't really mean for them. He doesn't, you're not going to do anything for them. But the very fact that Mr. Modi has taken up the issue of Pasmanda Muslims, the Congress knows that something is up his sleeve and something is coming very, very closely. Because the UP experiment, where you talk about the Karnataka experiment, the UP experiment where the OBCs were socially engineering करके social justice, social empowerment जिस प्रकार से OBC को कर दिया, और यादव समाज को आइसोलेट करके, जो अखिलेश यादव के साथ थे, उसको आइसोलेट करके पूरे जो बाकी OBCs को BJP managed to pull it towards themselves. And this experiment, if it done in the Muslim community, the Congress जो जबरदस्त काम कर रहा है मुस्लिम कंसोलिडेशन का, जो कर्नाटका मॉडल है, वो पूरे देश में रेप्लिकेट करना चाहता है, and they have been really successful. They may not succeed. Rahul Gandhi, yes, then they may not succeed, because ultimately it is what you empower them with, rather than just talking about atrocities committed. Rahul Gandhi has stuck a cord. सिर्फ जबानी नहीं होता सर, जो अभी मोदी जी कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने यूपी की बात करी, विच यू आर सो फॉन्ड ऑफ सेइंग, अभी के मायावती जी के साथ पूरे दलित थे, अब सिर्फ जाटव कम्युनिटी रह गई है मायावती के साथ। Exactly. दलितों में बाकी सब लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। Exactly. So that might even happen, among the Muslims in all over the country. And as I was reading just now, the पासमंदा एसोसिएशन महाज जो है, पासमंदा महाज जो अभी बनाया गया है 2022 में, वो कहते हैं कि हम लोग 60% हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में 60% है। सो 60% वोट में से अगर 30% भी बीजेपी की तरफ आ गया, सो द होल कांग्रेस स्ट्रेटजी गोज फॉर अ टॉस। क्या करेंगे? Exactly, sir. This lip service will not only do, you need to do something on the ground for the people. And the BJP says that Mr. Modi has been working very hard for every section of the society, irrespective to the race, caste, color, or religion. He has been doing it. So you just can't just brush him aside saying that he's anti-Muslim. And जो rhetoric पूरे देश और विदेश में चल रहा है, Let's ask Mr. Bharat Soni. Let's ask Mr. Bharat Soni. taking it up. Yes, भरत सोनी साहब से पूछते हैं। भरत सोनी साहब नमस्कार। राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, भरत सोनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वंदे मातरम सर, आपको वंदे मातरम। इस वक्त प्रदीप जी दुबई में हैं और भरत सोनी साहब इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं जी।
बढ़िया बढ़िया। आई वुड लव टू बी इन न्यूयॉर्क। वाह, तो व्हाई डोंट यू गो देयर? ऐसी क्या बात है सर? वहाँ पर कांग्रेस की पहले से ही शाखा है बहुत बड़ी। आप मतलब हमारे डंडोना साहब जो हुआ करते थे, उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी बहुत बढ़िया तरीके से, राजीव गांधी के वक्त, मुझे याद है। और इट हैड अ वेरी लार्ज फॉलोइंग एट वन टाइम। आई डोंट नो व्हाट द स्टेटस इज राइट नाउ, बट इट विल बी लवली। सो भरत सोनी साहब, जो मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट करी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम ला रहे हैं, सीधी सादी बात है, एक राष्ट्र में एक कानून होगा। किसी परिवार में ऐसा नहीं होता है कि जो परिवार का जो हेड है उसके लिए अलग कानून, बीवी के लिए अलग कानून, बेटी के लिए अलग कानून, भाई के लिए अलग कानून, बुआ के लिए अलग कानून, मौसी के लिए अलग कानून। मतलब ये नहीं चलेगा, एक राष्ट्र एक कानून। आपकी राय क्या है इसमें सर, बताएं। सर देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को मंदिर में प्रवेश मिलेगा? ये मेरा पहला प्रश्न है कि अगर यूनिफॉर्म मंगाया, तब उन्होंने कहा है कि अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता है। यू मीन द लॉ कमीशन? लॉ कमीशन इन 2018, लॉ कमीशन ने 2018 में, हाँ, लॉ कमीशन ने भी रिसेंटली कहा है कि इससे अभी लाना जरूरी नहीं है, और ये अभी लाना हमारे लिए थोड़ा सा खतरे लायक परिस्थिति हो सकती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ये अभी क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगा कि मुसलमान लोग जो आज तक कुछ हंगामा नहीं कर रहे, किसी भी चीज पे आज हंगामा नहीं कर रहे, आंदोलन नहीं कर रहे, अगर वो ये सब सुन के आंदोलन करने ले जाए और आंदोलन हो सब जगह जगह पर, यूसीसी के तहत, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सब जगह अगर आंदोलन हो जाए, तो वो क्या करेंगे? पोलराइजेशन हो जाएगा ऐसा बताएंगे, और वो जहां पर उनको हिंदू वोट्स की तरफ बात करनी है, वहां पर वो बोलेंगे देखिए ऐसा लाने से अब ये लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये अभी लाना जरूरी नहीं है। और हम लोग इसीलिए प्रधानमंत्री जी से विनती कर रहे हैं कि आप इस प्रकार के माध्यम से देश को बांटने का काम मत करिए। जो तो आपके मुताबिक चल रहा तो भरत सोनी साहब, कांग्रेस के और आपके मुताबिक, व्हाई कांट आई सी मिस्टर भरत सोनी? सर जी, आई कैन हियर यू बट व्हाई कांट सी यू? व्हाई कांट आई सी मिस्टर भरत सोनी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर आई कैन सी यू नाउ, बट यू कैन सी मी नाउ? वंडरफुल। We will get Pradeep ji also very quickly. अभी हम लोग सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। वंडरफुल। तो सर, आपके मुताबिक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये एक बार फिर बांटने की एक और चाल है भारतीय जनता पार्टी की, आपके मुताबिक? बिल्कुल सर। प्रदीप जी। But the Aam Aadmi Party, their opposition unity में, there is change, everything disunity की तरफ दिख रहा है। Aam Aadmi Party is supporting the uniform civil code. They say it is in national interest, but BJP should not politicize it. Their only objection है कि politicize नहीं होना चाहिए, because the BJP believes that Congress is using the uniform civil code trying to say that only the Muslims are going to be affected, and this is anti-Muslim law. So this misconception जो कांग्रेस भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, BJP is trying to take remedial measures by asking every BJP worker to go and touch to every houses of Muslim community and explain to them that uniform civil code is not anti-Muslim. It is one nation, one law. The process, इसमें सब लोग इन्वॉल्व होने वाले, हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर कास्ट के अंदर इस चीज का एक improvement होगा. You're uplifting the entire society by introducing uniform civil code. The misconception, and the two things: one, the BJP is trying to drive away the misconceptions being put by Congress, and number two, there is chinks in the opposition unity where Aam Aadmi Party has come in support of the uniform civil code. So the Congress will have to keep its flock intact. जो पूरे ऑल पार्टी है, जो एंटी बीजेपी पार्टी जो यूनाइट हो रहे थे, अभी हर एक मुद्दे पर बिखरते नजर आ रहा है. सोनी साहब, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे सबको साथ में लेके चले? प्रदीप जी, आपने बहुत ही अच्छी बात रखी है कि हम लोग के सामने बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो पूरे अपोजिशन पार्टीज है वो एक साथ है और उनकी अगली मीटिंग शिमला में भी है। सर, लेकिन केजरीवाल जी का कैसा है
केजरीवाल जी हमारे पार्टी के ऊपर ना गन रख के हमको मनवाना चाहते हैं कोई ऑर्डिनेंस के ऊपर, और वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी 2 यूनिट्स है, पंजाब की यूनिट और दिल्ली यूनिट ने हमें उससे चर्चा करने के लिए कहा है, इसलिए हम लोग उसको अभी नहीं, और वो पार्लियामेंट का मुद्दा है, जब पार्लियामेंट सेशन में होगी और जब वो बात आएगी तब हम लोग उसको करेंगे। और रही बात यूसीसी के ऊपर केजरीवाल जी का सपोर्ट करना नहीं होना, तो सर इवन अदरवाइज हम लोग केजरीवाल जी क्या आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ, सुबह में कुछ अलग बोलेंगे, शाम को कुछ अलग बोलेंगे, तो वो उनकी स्टाइल है ये बोलने की, तो वो उनके साथ रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे जो बाकी के अपोजिशन पार्टीज जो आज एक साथ है और जो लोग अभी थोड़े दिन पहले पटना में मिले थे, वो हम सभी लोग एक साथ है, और हम सबका कहना यही है कि प्रधानमंत्री जी ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में पोलराइजेशन को करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ओछी राजनीति देश के साथ नहीं करना चाहिए। और जो रही बात उन्होंने जो कहा, उन्होंने उनके जो बूथ कमेटी के जो प्रमुख थे उसकी मीटिंग में कहा है, तो प्रधानमंत्री जी लोगों के सामने चर्चा करिए, आपने किस प्रकार से किसानों का आंदोलन के टाइम पे किसान फार्म कृषि बिल लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं ने जाके समझाया, वो लोग समझे, तो उस प्रकार से अगर ये भी समझाने वाले रहेंगे तो फिर हो चुका सब कुछ काम। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि जहां तक के प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, कर्नाटक की हार की वजह से भारतीय जनता पार्टी काफी चिंतित है, कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि कर्नाटक में ये देखा गया कि सारे अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस का समर्थन किया है, और जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे देश से भी, जितना भी मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, वो धीरे धीरे वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और मध्य प्रदेश में तो ये रिपोर्ट आई है हमको, पता नहीं, मैं ये तो आप इसके बारे में बताएंगे असल में सच्चाई क्या है, कि प्रियंका गांधी जी ने जो 5 या 6 गारंटीज वहां पर दी हैं, उसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और कांग्रेस का जो स्तर है वो बहुत बढ़ गया है। क्या इसकी वजह से बीजेपी डर गई है सर, कि एकदम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है? सर बिल्कुल, बीजेपी कर्नाटका की हार के बाद बहुत ही डरी हुई है, और उनको लगता है कि यही मॉडल अभी देखिए, आने वाले जो चुनाव है जिस राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राज्यों से मैक्सिमम सीट्स आती है लोकसभा में जी, है ना, तो वहां अगर इनको जो फटका पड़ गया और वहां इनको अगर जो उनकी सीटें कम आई, महाराष्ट्र भी उसके अंदर है जी, तो वहां पर अगर ये जो सीटें कम आई तो 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने में परेशानी आ सकती है। और देखिए सर, लोग आज समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस का जो माध्यम लेके चुनी हुई सरकार को मध्य प्रदेश में गिराया था, वो आज उन लोग मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा हुआ है। और जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट ने जो वादे पूरे अभी तक नहीं किए हैं, जो उन्होंने जो वादे किए थे वो नहीं किए हुए हैं, वो भी लोग देख रहे हैं। और रही बात कि हमारे यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वहां लेके जाने के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वहां क्या परिस्थिति है, उनको कहां बिठाया जाता है और कहां खड़ा किया जाता है, तो ये इंसल्ट भी लोगों ने देखा हुआ है उनके नेता का। इसलिए तो ज्योतिरादित्य जी वापस आ रहे हैं क्या कांग्रेस में? सर, ज्योतिरादित्य जी वापस आएंगे कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। और सर, राहुल जी के प्लेट में से जो व्यक्ति समोसा खा सकता है, उनके घर में विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकता है, वो किस लिए वहां पर चले गए, वो आज तक हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। राहुल जी ने तो मुझे भी सैंडविच खिलाया सर अपनी प्लेट से। सर जब वो बॉम्बे आए थे उन्होंने तो सर आपको भी आप भी सर वहां आइए, भारत जोड़ो यात्रा में आप भी राज्यसभा में आ जाएंगे सर। सर मुझे माफ कीजिए, मैं बतौर पत्रकार बहुत खुश हूँ। जी प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना प्लीज। सोनी साहब, हम आपको देश बहुत के लिए बहुत चाहते हैं चैलेंज है सर। महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में एक उभरता चैलेंज आ रहा है। केसीआर जिस प्रकार से मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ में काम कर रहा है, कल 600 गाड़ी का उन्होंने एक पूरा जलसा लेके जबरदस्त तरीके से शोलापुर और अलग अलग फैंटास्टिक रोड शो, फैंटास्टिक रोड शो, और बहुत सारे लोगों, एनसीपी लीडर्स, कांग्रेस रिबेल्स, सबको एकत्रित करके एक जबरदस्त संगठन बीआरएस का बना रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। और what votes is he going to take? Mr. Chandrasekhar Rao is going to take the votes of the Congress and the NCP, not anybody else, because this is the vote farmers movement. Because आज उनका प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा कीमत तेलंगाना में मिल रहा है। The farmers are satisfied with what he is doing. So KCR Chandrasekhar Rao is going to storm and Congress is going to lose. जो आपका जो वोट शेयर का पॉपुलेशन का बोल रहा 17% एनसीपी, 16% कांग्रेस, 16% उद्धव सेना, इसमें दरार आने वाला है। एंड मोस्ट ऑफ दिस वोट शेयर इज बीइंग गोइंग टू टेक बाय केसीआर एंड एनसीपी लीडर्स हैव ऑलरेडी जॉइंड। प्रदीप जी, एटलीस्ट 7, बहुत सारे सर 7 एनसीपी के लीडर्स ने ज्वाइन किया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सोनी साहब बताएं। प्रदीप जी देखिए, केसीआर जी हमारे महाराष्ट्र में हमारी रिलीजियस इसके लिए आए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे यहाँ के डेइटी को, हमारे यहाँ के दैवत को, हमारे यहाँ पर वो पूजा करे, आराम से वहां पर रुके, उनका आशीर्वाद ले, तब तक ठीक है। लेकिन 600 गाड़ियों का काफला लेकर वहां पर मंदिर में आना ये ठीक नहीं है, ऐसा शरद पवार जी ने भी कहा है। आप आइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उद्धव जी की शिवसेना को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। महाविकास आघाड़ी के वोटों को और महाविकास आघाड़ी के कुछ नेताओं को जिनके टिकट नहीं मिलने का डर है, ऐसे लोग उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों का हमारे महाराष्ट्र के राजनीति के ऊपर बाहर से आए हुए लोगों का कभी असर पड़ा नहीं है और नहीं पड़ेगा। हम लोग महाराष्ट्र के लोग बिल्कुल यूनाइटेड है, हम लोग एक साथ है। और जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो हम लोग एक हो जाएंगे, लेकिन किसी बाहर वाले को हम यहाँ पर नहीं आने देंगे। लेकिन भरत सोनी साहब, जो उन्होंने स्लोगन दिया है और उनके पोस्टर्स तो हर जगह दिख रहे हैं, यहाँ तक कि उनके बिलबोर्ड तो पूरे मुंबई में भी दिख रहे हैं। 600 से ज्यादा बिलबोर्ड उन्होंने मुंबई में लगाए हैं, जहां पर लिखा गया है अब की बार किसान सरकार, महाराष्ट्र में अब की बार किसान सरकार, ऐसा केसीआर साहब ने कहा है। और केसीआर साहब ने बार बार ये कहा है कि जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, जब यहां पर अनियन फार्मर्स यानी प्याज के जो फार्मर्स थे, उनकी हालत जरा बहुत खराब थी, तो ही हैड इनवाइटेड एवरीबॉडी ओवर टू तेलंगाना एंड ही हैड गिवन देम द एमएसपी देयर। उनका भाई मैं एमएसपी देता हूं, तो उन्होंने सेंग तो लगा दिए सर, शोलापुर वगैरह के इलाके में सेंग तो लग गई है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज आप पहले भी बोल रहे थे। आपको याद होगा जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी एंट्री करी थी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, तब भी आप लोग यही कह रहे थे कि इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब ने आपको काफी सीटों में हराया। हो सकता है केसीआर साहब ना जीत पाए, लेकिन बीजेपी की तो मदद कर सकते हैं। सोनी साहब। सर देखिए, ये केसीआर साहब, केजरीवाल साहब, ये लोग सब जो बीजेपी की बी टीम है। हाँ, ओवैसी साहब, ये सब लोग क्या करते हैं कि यहाँ किस प्रकार से वोट तोड़ा, इनको क्या है सर, महाराष्ट्र को कैप्चर करना है, महाराष्ट्र में आना। और अभी क्या है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे जो कॉर्पोरेशंस है, उसके इलेक्शंस होना बाकी है, तो उसमें उनको कैप्चर करना है। और दूसरा क्या है सर, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से पिछले बार 41 सीटें जीती थी सेना, बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी सर जी। और उनको यही लगता है कि ये सारी सीटें, और आज एक मैसेज सब सोशल मीडिया पे घूम रहा है, 48 की 48 सीटें किस प्रकार से बंटनी चाहिए, वैसा किसी ने सर्कुलेट किया है। और हम तो ऊपर वाले से दया करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो सब मिलके अगर जो उस प्रकार से लड़ा जाए तो 48 की 48 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत सकती है सर जी। लेकिन सर अगर वोट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए तो वो तो हो सकता है। प्रदीप जी, अगर वोट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए एमडीए का अभी, तो वो भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। प्रदीप जी।
सर वोट शेयर के हिसाब से एमवीए इज कंफर्टेबल, Yes. मगर जिस प्रकार से उद्धव जी ठाकरे पर जिस प्रकार से एक के बाद एक अभी हम लोग देखा कि पाटकर और जो अलग अलग लोग जो ईडी के चुंगल में आ चुके सूरज चौहान, तो सूरज चौहान और पाटकर जी, सूरज, यस यस, तो यू नो उद्धव, दैट मेड उद्धव ठाकरे जी वेरी इमोशनल, और इमोशनल होके उन्होंने कहा कि सूरज जवान मेरे घर के हैं, हाँ मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा, उनको सेव करूंगा। तो यू नो दे आर कंसर्न्ड वेरी मच, बट द करप्शन is it going to affect the minds of the people, the voters, is a big challenge. Now Uddhav ji has to think about it, whether the 16% vote share will come to Eknath Shinde ji overnight. ये तो मुश्किल है सोचना कि पूरे जो बाला साहब ठाकरे ने डेकेड्स मेहनत करके जो 16% वोट शेयर मिला है वो एक दिन में, एक साल में एकनाथ शिंदे सेना के पास जाएगा, थोड़ा मुश्किल है बिलीव करने के लिए, बट द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन and further damage also is possible the way ED is operating, where the central agencies are operating, and many Shiv Sena जो स्कैम है, कोविड स्कैम है, जो बोलते हैं बड़ा स्कैम है, पिछले 10-12 साल के इन्वेस्टिगेशन होगा, तो all these things if it heats up, we don't know what is happening, because and not only that, Pradeep ji, Modi ji also talked for the first time, he also named Sharad Pawar ji and Supriya Sule in a 70,000 crore scam, 70,000 करोड़ का स्कैम। तो ये क्या है भरत सोनी साहब, जरा जवाब दें जो प्रदीप जी ने पूछा। राजीव जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं प्रदीप जी का जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो स्कैम के बारे में उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जी बिल्कुल, बताएं सर, बताएं प्लीज प्लीज प्लीज। सर इसमें क्या है, वो सीएजी का रिपोर्ट है, वो सिर्फ कौन से पीरियड का है, सिर्फ एमवीए के पीरियड का सीएजी रिपोर्ट है, और उसी के ऊपर उन लोगों ने एसआईटी बिठाई है और उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है। हम लोग भी कहते हैं सर, करप्शन के लिए 25 साल ये लोग साथ में सत्ता में थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, आप उस सारे पीरियड का आप इन्वेस्टिगेट करिए और पूरे के पूरे उसका सीबीआई इंक्वायरी करिए आप, वी ऑल्सो वांट इट। और रही बात सुप्रिया सुले जी और शरद पवार जी के ऊपर, तो सर शरद पवार जी ने कहा है कि मैं किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में या कहीं पर भी नहीं हूं, और ये जो 10,000 करोड़ की जो बातें कर रहे हैं, 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए पवार साहब खुद कर रहे हैं। तो सर करिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन सर ये क्या है सर, ये सारी साजिश कैसे है कि जब इलेक्शन सामने आते हैं तब उन लोग ये सारी बातें सामने लेके आते हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होता है वो सारे मामले, अगर उनमें से कुछ लोग, सर देखिए इन्हीं लोगों ने जिन नेताओं पे चार्जेस लगाए थे उनके ऊपर बुकलेट निकाली थी। सर हेमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर बुकलेट निकाली थी, बीजेपी ने निकाली थी। वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो दूध से धुले हो जाते हैं, वो वॉश्ड हो जाते हैं। तो सर करप्शन के चार्जेस ये न ही करे तो अच्छा है, क्योंकि पिछली सरकार बजाज साहब सोनी साहब, यू नो आज कांग्रेस ने जो एक्यूजेशन किया है बीजेपी पर, द प्रीडेटर ड्रोन डील, दैट सेइंग, आज खेरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि यू आर बाइंग इट 4 times द प्राइस। द बीजेपी नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इमोशनल विद द पीपल ऑफ इंडिया, एंड आज के तारीख में बीजेपी हैज मैनेज टू कन्विंस द पीपल कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को आपको दे सकता है वो केवल बीजेपी, ओनली बीजेपी कैन गिव इट टू यू। द 26/11 मनमोहन सिंह फेलियर टू रिटेलिएट, ऑल दीज थिंग्स इज फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो आज जिस प्रकार से प्रीडेटर ड्रोन के बारे में कांग्रेस बोलकर द बीजेपी इज ट्राइंग टू से दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट मिसकंसेप्शंस लाइक यू डिड इन रफाले इश्यूज, the French jets were issued and it fell flat. Nobody believed you. The courts never believed you. The people never believed you. And nothing is going to come out after this predator drones that you're saying it's a scam. The BJP says it's not a scam. It's not a scam, Mr. Soni Sahab. Why are you trying to, you know, shape the minds of the people? Pradeep ji, one small little thing. Yes, as far as Mr. Pawan Khera is concerned, I think Mr. Pawan Khera may have been wrongly briefed. Mr. Pawan Khera is talking about the Predator Q1 drone, which is no longer in service. उन्होंने कहा कि कबाड़ खाने से अगर कोई चीज बिकती है तो उसकी प्राइस तो कम होनी चाहिए। What the government of India has purchased is the MQ-9B Predator drone,
which is very much in service in the USA, in Italy, in the UK and elsewhere. And by the way, there are 2 of these drones on lease with us also, with the Indian Navy. Ji, I think that's my opinion, but Mr. Pawan Khera usually No, but does his homework the well. Sir, Pradeep ji, Congress is fully. Bajaj sir, Rajiv Bajaj, RKB has already answered your question partly. Sir, देखिए, sir, this expenses, hobbies of the PM is costing us dearly. Sir, see, this 25,000 crores, अगर आप उसके वर्थ के अगर जो आप ड्रोन्स लेते हो सर, तो 881 crores का एक ड्रोन होता है. It's worth it. It's worth it, sir. Sir, it may be worth it, but sir, why there is such a price difference? Sir, Rafale में भी ऐसे There ही is no हुआ. price difference. There is no price Sir, difference. Anyway, sir, बोलिए सर, इतना आप फर्क क्यों है लेकिन सर? बोलिए सर, आप बोलिए. सर, इतना फर्क क्यों है सर? सर, हम लोग ने जो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि आपने पहले 1786 करोड़ रुपए दिए उनको, वो क्या जंग के लिए दिए थे क्या? और सर उसका क्या हुआ फिर? अगर ये अभी अपने को लेने पड़ रहे हैं, सर देखिए, देश की सुरक्षा के लिए लेना ठीक है सर. सर 1786 करोड़ रुपए DRDA को दिए गए थे और दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. उसकी डेवलपमेंट चल रही है, बट वो जब डेवलप होंगे तब होंगे. डेवलपमेंट का क्या हुआ सर? सर हो रहा है. दैट्स अ टॉप सीक्रेट ऑपरेशन. वी नीड दीज ड्रोन्स नाउ. सर तो रुस्तम और घातक, वो जो रुस्तम और घातक दुरुस्त बात है, उनकी डेवलपमेंट चल रही है. थे क्या सर? वो जंग उनकी है. डेवलपमेंट चल रही है सर. लाइक फॉर एग्जांपल DRDO, इट टुक ओवर 25 years टू डेवलप द अर्जुन टैंक. लेकिन उसके पहले हमें T80 और उसके बाद T90 टैंक्स और खरीदने पड़े ना सोवियत यूनियन से और उसके बाद रशिया से. यू कांट वेट सर. द डिफेंस फोर्सेस कैन नॉट वेट बिकॉज DRDO टेक्स इट्स ओन टाइम. इन एनी इवेंट दिस इज द कांग्रेस व्यू. तो कहने का मतलब ये हुआ, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, तो कांग्रेस क्या इसको लेकर भी आगे बढ़ेगी जैसे राफाल डील को लेकर के आप आगे बढ़े थे 2018-2019 में? सर देखिए, आगे बढ़ेगी कि नहीं ये अभी हमें, ये तो कल की और आज की बात है सर. ये आगे बढ़ेगी कि नहीं ये हमारे नेशनल स्पोक्सपर्सन और ये लोग उसको लेंगे, तो वहां से अभी हमें ऐसा कुछ इसके बारे में आया नहीं है. And we don't know how they will take it. Our All India Congress Committee, how they will take it like. And he is talking about Mr. विवेक लाल. उन्होंने जिन CEO की बात करी, वो उनका नाम है विवेक लाल साहब हैं. उनका नाम नहीं लिया उन्होंने, मैं ले लेता हूँ. जो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स के इंडिया CEO हैं, एंड यू यूज्ड टू वर्क फॉर रिलायंस आल्सो, वेरी क्लोज टू मिस्टर मुकेश अंबानी, जिनकी उन्होंने बात करी है. अब उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया मुझे मालूम नहीं है. नाम लेना चाहिए, सारी दुनिया को नाम मालूम है, ऐसी क्या बात है. लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपसे सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सर नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अंबानी साहब का नाम जुड़ जाता साथ में सर. तो वो तो सबको मालूम है ना, उसमें क्या है सर. अभी सबको ओपन नहीं मालूम पड़ा है, तो वो पहले दिन मालूम पड़ा, उसके हंगामा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है. सर ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट गो ऑन द नेट एंड यू विल फाइंड इट राइट देयर. मिस्टर विवेक लाल is an aeronautical engineer and one of the most brilliant men in the aeronautics and missile Sir, we don't doubt his brilliance, sir. We have got no second thought about his brilliance. खैर in any event, what I am saying is कि राफाल डील से आपको कोई फायदा नहीं हुआ. राफाल के बारे में जो आदरणीय सम्मानीय राहुल गांधी जी ने कहा चौकीदार चोर है वगैरह वगैरह, उससे नरेंद्र मोदी जी की नाक पर जूं तक नहीं रहेंगी. इनफैक्ट जो राहुल गांधी जी ने कहा डेमोक्रेसी इन डेंजर, जो राहुल गांधी जी ने कहा अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो राहुल गांधी जी ने कहा दलित, महिलाएं, अल्पसंख्यक ये आज भारत में सुरक्षित नहीं है. इसकी वजह से कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता नहीं है कि एक बार फिर डिफेंस डील में जाकर के आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो आपने राफाल डील में करी? सर भरत सोनी साहब. जी सर देखिए, हम लोग अभी प्राइमा फेसी जिस प्रकार से हमको ये दिखा उस प्रकार से हम लोगों ने इसके ऊपर कमेंट की है जी. और देखेंगे अगर ऐसा है तो our national leaders will decide on this whether to go ahead with that or not to go ahead with that. But then we are not privy to that. We are the state spokesperson, so we are not aware of that. Like. So what as far as Rahul Gandhi's मोहब्बत की दुकान is concerned, प्यार की दुकान is concerned,
वो मुझे लग रहा है प्रदीप जी, वो मुझे लग रहा है बिल्कुल कांग्रेस सर, के लिए बिल्कुल। बहुत ज्यादा प्रभावशाली चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई थिंक विल क्रिएट अ बिगर बज ऑल ओवर द कंट्री देन दिस That is प्रेडेटर there. ड्रोन एंड ऑल दैट। कांग्रेस इज डूइंग फैंटास्टिक सर। कांग्रेस आप देखो जिस प्रकार से पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से Yes. राहुल विजिट इन यूके, राहुल विजिट इन यूएस, the President Obama seems to be following Mr. Rahul Gandhi. Absolutely. When he attacked India. And Word for word, he said what Rahul Gandhi said. Word to word. It was just copy paste of what Rahul Gandhi said. Yes. So Rahul Gandhi जो बोल रहा है, देश विदेश में जाकर बोल रहा है, it is creating impact. And the Congress is really, consolidating on that. Congress Yes, consolidate करे, absolutely, ऐसा नहीं कि- correct. and they are working in an organized manner. But you need to understand कि opposition unity किस प्रकार से होगा। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि DMK's hand is tainted with Rajiv Gandhi's blood. TMC is totally opposed to the Congress in state, and every day we are having a fight. You never invited Mayawati. KCR is not your ally. He's not doing things for you. YSR is not with you. YSR is totally with Mr. Modi. Yes, तो एक तो ऑपोजिशन यूनिटी जी। लेफ्ट केरला सरकार ने कांग्रेस चीफ को उठा के अंदर डाल दिया, बोला चीटिंग केस में इन्वॉल्व है। कांग्रेस केपी आई मीन केरला कांग्रेस के चीफ को उठा के डाल दिया लेफ्ट वालों ने अंदर। तो वेयर इज स्मृति ईरानी इज आस्किंग मिस्टर सोनी, वेयर इज द यूनिटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी? सोनी साहब, यू हैव वेरी टफ टाइम, हाउ आर यू गोइंग टू गेट एवरीबॉडी ऑन बोर्ड? Sir, Smriti Irani ji should not worry about, she should worry about her Amethi seat. See, she should not worry about the opposition unity. See, she is very much absent whenever there is a price rise, whenever there is a gas price rise. See, day in and out she was demonstrating. Now she is never seen. When there was जब इसका आंदोलन चल रहा था रेस्टलर्स का, उस टाइम पे कभी नहीं दिखी सर। तो वो ये अपोजिशन यूनिटी के ऊपर नहीं बोले तो अच्छा है। उनकी लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है प्रदीप जी, Yes, और sir. जो प्रदीप जी सवाल पूछ रहे हैं ना भरत सोनी साहब, उसमें एक छुपा हुआ सवाल है जो क्या? प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को अब पड़ी नहीं है कि ऑपोजिशन यूनिटी हो या ना हो, अपने आप ही लड़ लेंगे? आपको मालूम सर, पड़ गया है, आपको मालूम पड़ गया है कि आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है और कांग्रेस का पुराना अहंकार सामने आ रहा है कि भाई या तो साथ में चलो और ना भी आओ तो मेहरबानी। कहीं ऐसा तो नहीं है? सर, हमारे किसी भी नेता के अंदर देयर इज नो एरोगेंस ऑफ पावर Right. और वुड बी पावर। ऐसा हम लोग बिल्कुल नम्र है। हम लोग आप विनम्र हैं, मानते हैं? आप बहुत विनम्र हैं। हमारे नेता भी सभी विनम्र है जी सर। आप और विनम्र हैं। उस विनम्रता के कारण ही कर्नाटका की जनता, सर कर्नाटका आर वेरी स्मार्ट पीपल। कर्नाटका Yes. लोग इतने शार्प और स्मार्ट है कि वो लोगों ने समझा। आप कि शाणे जो- बोलने वाले थे, यही बोलिए मुंबई की सर, भाषा और बोलो ना यही- यार, शाणे यही मॉडल जो है वही मॉडल आगे चल। और अपोजिशन यूनिटी की बात है जी। सर, अभी और बहुत सारी मीटिंगें होने, अभी 8-10 महीने बाकी है 2024 को। और तब तक कांग्रेस और ताकतवर हो जाएगी। जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं तब तक कांग्रेस और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, दिख रहा है। रीजनल पार्टी से जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। प्रादेशिक पार्टी तो खत्म हो जाएंगी। सर सारा अपोजिशन ताकतवर हो जाएगा। और उनका एक सूत्रीय है कि जिस प्रकार से ये धोखाधड़ी चल रही है, जिस प्रकार से ये नफरत चल रही है देश के अंदर, जिस प्रकार से ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पतन हो रहा है, वो सारी चीजों के अगेंस्ट ये सारे जो अपोजिशन के जो नेता है वो एक साथ है और एक साथ रहेंगे, ऐसे हम लोग कामना करते हैं सर। भरत सोनी साहब, इस वक्त कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, दिख रहा है राजनीतिक तौर पे। आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। रणनीति के तौर पर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही जबरदस्त है, मानना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, आपने भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है साहब, मानना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार मैंने कभी पहले नहीं देखा अटैक करते हुए। शरद पवार जी और सुप्रिया सूले को बाय नेम, आई मीन obviously BJP is rattled, so which means you are growing in strength. I hope you continue to grow. It is good for the country कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बराबरी की लड़ाई हो ताकि भारत का लोकतंत्र और ज्यादा ताकतवर हो, मजबूत। हमारी तो यही दुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। कल ईद है राजीव जी, थैंक यू प्रदीप जी। कल ईद है। Enjoy your stay in Dubai.
ईद मुबारक सर। Yes, thank you, sir. भरत सोनी साहब, ईद मुबारक। मैं उम्मीद ईद करता हूँ मुबारक एंड अब आपको भी हैप्पी आषाढ़ी एकादशी। आपको भी बिरयानी मिले खाने को। कल नहीं तो परसों खा लेना, कोई बात नहीं। अगर 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 एकादशी का व्रत रखा हुआ है तो परसों खा लेंगे सर। जय भवानी, हर हर महादेव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Right, Pradeep ji. This was nice, but the only thing is Totally. but the only thing is, as far as Mr. Pawan Khera is concerned, I watched that entire press conference and then I replayed it again. I think he's been wrongly briefed because he said that the Predator drones that we have bought are no longer in service with the United States Air Force, which is absolutely untrue. They're very much in service. We have bought the MQ-9B. That's what we have bought. He is talking about the MQ-1 series, which was phased out in 2018. So I don't know who's wrong over here, very frankly speaking. So maybe the Congress may have walked right into it. There's a possibility. It walked right into the BJP's trap. Because I'm not sure. No, I agree with you. But Pawan Khera ji ke teacher ke aadmi, without study, without research, it seems to be Anything slightly happens, sir. how is. It can happen, sir. It can happen to the best of us. It can. They may have got so excited. They may have got so excited that they've caught them again. There is a possibility, but all I'm saying is that this is the MQ-9B, and all I remember is Pawan Khera repeating again and again that this is no longer in service. उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्टोर रूम के अंदर ये पड़े हैं, कबाड़ खाना, कबाड़ी का मटेरियल ले जाओ, ऐसा पवन खेड़ा जी ने 3 बार कहा है। तो मेरा ये कहना है कि it is very much in service, the MQ-9B, which is the most lethal predator drone in existence today in the world. So something is wrong somewhere. I'm not sure where. Bilkul. Something is wrong somewhere. Either the BJP or I'm so sorry, either the Ministry of Defence has bought something which they have not revealed to us and they have revealed to Mr. Pawan Khera, or Mr. Pawan Khera has been wrongly informed. One of the two. But on one thing he's quite right. The Cabinet Committee on Security did not meet on this, which is absolutely true. This was passed by the Security Committee, the Security Coordination Committee, which has been formed fairly recently by the Narendra Modi government. But that was done essentially to cut the red tape. Because if you take anything to the CCS, that usually takes a long time because too many ministries are involved. And as far as the Indian Armed Forces were concerned, the Army, the Indian Air Force and the Navy, they said our requirement for these drones is as of yesterday. So if they'd gone the normal route, these wouldn't have come even after 5 years. Ji Pradeep ji. Bilkul. Now, we find that Mr. Modi, when national security is concerned, his record is impeccable. Where he called Balakot strike, which is jitne bhi surgical strike unhone kiya, it is created a lot of confidence in the mind of people that he is the person where we can trust our borders with. We can trust the decision making where weaponry is concerned, where arming our army, navy, air force is concerned. They trust Mr. Modi blindly. The people cannot take anything against him. But we saw that in Rafale deal where people stood, whatever they attacked from the Congress, the people stood by Mr. Modi and gave him more numbers. So, where national security is concerned, BJP's record is absolutely impeccable. Nothing is going to harm their interest. And it's the whole world thinks that this deal is a fantastic deal. Predator drones deal is a fantastic deal. So it's very difficult for the Congress to convince the minds of the people that Mr. Modi has sent money abroad. Hawala karne wale the, money laundering karne wale the. Taking money out of the country, that seems to be the interest of Mr. Modi, is what Pawan Khera seems to be telling the country. But I don't think people are going to believe it. They have to come with something very substantial. I think technically Mr. Khera may have made a mistake, unless I am making a mistake. Because he said it about 3 times during the course of his press briefing that these things have been retired. I mean, they are no longer in service, which is absolutely untrue. Because these are the latest drones, the MQ-19B, the MQ-9B drones. So I don't know, there is something wrong somewhere. Usually Mr. Pawan Khera does not make these kind of mistakes, but they made the same mistake in the Rafale deal as well. And the Supreme Court ruled that the Rafale deal is the Rafale deal. That's it. And they find nothing wrong in it.
And I think we'll be having Mr. Arvind Sawant with us, who will be there with us only for 10 minutes. Right, Arvind Sawant ji, namaskar. नमस्कार Namaskar, sir. How are you, sir? You are in a hurry. गुड टेल मी आज मुझे लग रहा है कि आप जल्दी में कहीं कहाँ पर हैं सर आप अभी? मुझे लग रहा है किसी बीच पर बैठे हैं आप. Are you on a beach or something? पीछे ऐसा लग रहा है समंदर है, पता नहीं क्या है. Oh, is that a painting? यहाँ बाला साहब की तस्वीर बताता हूँ, रुक जाओ. Really wonderful. अरे सर क्या बात है. एक मिनट you will love to see that and you will enjoy it too. Wow, lovely. Where are you exactly? Ah, wow. That is so good. अच्छा. Fantastic. क्या बात है सर, क्या बात है सर. What a lovely picture. What a beautiful picture. अरे साहब. Really wonderful. We were Right. Uddhav साहब giving it. अरविंद सावंत साहब. Yeah, tell me. सर आप ये बताएं, मुझे मालूम है कि आप जरा जल्दी में हैं कि आप सर जरा ये बताएं कि जहाँ तक आपके नेताओं का प्रश्न है, ये जिन नेताओं को आपने इतने बड़े बड़े पद दिए, एमएलसी बना दिया, न जाने क्या कुछ दे दिया, वो उठ करके एक नाथ शिंदे के पास जा रहे हैं. क्या हो रहा है सर ये? सर ठीक है, आपका फ्रेम ठीक है सर, डोंट वरी सर, योर फ्रेम इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम. जी बोलिए सर प्लीज. सर You tell me, I've been listening you. सर आपके इतने बड़े बड़े नेता, जिनको न जाने इतने बड़े बड़े पद दे दिया आपने, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी, एमएलसी बना दिया, कहां पर थे, कौन थे, क्या थे, मुझे अपनी जबान खोलने की जरूरत नहीं है. दे हैव गॉन एंड जॉइंड मिस्टर एकनाथ शिंदे. सर एक बात बता देता हूँ, ये कलयुग आया जी. और कलयुग में विचारधारा को लेकर जी. जिंदगी संघर्षशील जीने के लिए एक जो ताकत लगती है ना, जी. वो नहीं रही अभी लोगों में. जी. हमने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, संघर्ष किया, लड़ाई की, अमन से किया और शस्त्र से भी किया, अस्त्र से भी किया, शब्दों से भी किया. लेकिन उस वक्त लोग त्याग की भावना से, उद्दिष्ट के लिए समर्पित भावना से काम करते थे. आज वो समर्पित भावना नहीं रही. आज सब व्यवहार हो गया. बस आप मुझे क्या दे रहे हो, मैं बिकने के लिए खड़ा हूं बाजार में. जी. वो लोग जब खड़े होते हैं तो खरीदार भी खड़ा होता है. अगर आप बिकाऊ नहीं है और विचारों से समर्पित भावना से काम कर रहे हो, जी. जिंदगी में आपके मन में इस तरह का विचार भी नहीं आएगा. जी. दुरुस्त बात. विचार ही नहीं रही. दुरुस्त बात. तो सिर्फ स्वार्थ की भावना से काम करते हैं. उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमने बस अब गीता में से पढ़ा, राइट. जी. निरपेक्ष से जी. निष्काम कर्मयोग रहा, निष्काम कर्मयोगी नहीं रहा. इसीलिए कर्म दरिद्री लोग हैं. But I feel sad, sir. I feel really and truly sad. Very frankly speaking, and I feel very disappointed. Somebody like Manisha Kayande leaving you and joining the Shinde Sena. I mean, Why you are wasting your time? I find it shocking. But sir, आप ये बताएं. चलिए छोड़िए उनको, चलिए. आप ये बताइए, अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया सर, अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ. Not one single woman minister for the first time in Maharashtra in the cabinet. What is going on, Arvind Sawant sahab? This is a mockery of the democracy, sir. Yes. It's a mockery of democracy. Just think of it, for 1 year has passed, almost 1 year has passed. More than a year now, sir. More than a year. June 23 was 1 year. Yes, sir. I can't hear you right now, so you were speaking something. I said June 23 was when they completed 1 year. Basically, see, the intention and the object of BJP was what? Even when we were in alliance, their slogan was what? Shat Pratishat Bhajapa. What it means? 100% BJP. They were not recognizing the existence of any other party. It was just because of the
वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे stature, maturity, the boldness, the dare, the guts, courage. They did not have a guts to go ahead with all these ideas. The moment they, Vandaniya Bala Saheb has gone, they thought Uddhavji is a mild leader. We can do it right now. And that is why they tried it. But there also they lost it. Don't forget in 2014, when the alliance was broken and Uddhavji stood alone, without the assistance of any party or any individual, we won the election. Without the photograph of Modi ji, make it a point, because they every now and then say, well, you use the photographs of Modi ji, and that is why you got elected. So who contested the election 2014 assembly election? Yes. It is singularly leader Uddhavji Thackeray. He was leading the entire campaign. He led the party. He contested the election. Or with his leadership, we all 63 MLAs won during 2014 assembly election. So it proves, and it has been proven to them that now the Shiv Sena will not book down to all their pressures. But then again, 2018, Honorable Amit Shah ji came back, requested him to join again the alliance, and there he promised that we will make your party main as also banned. But then that promise was not fulfilled. So that is the history. So we don't worry about it. Those who want to Arvind Sawant, you know, Muslims are coming toward Muslim. If he loses 1 or 2 hairs of his body. Yes. Pradeep ji, बोलिए. Pradeep ji, please go ahead. The Muslim community is flocking towards Uddhav Thackeray Sena. Today, the Muslim Personal Law Board came and met you, Uddhav Thackeray ji. They met about Uniform Civil Code, where the Congress and the BJP is working so hard to get the Muslim votes on their side. The Muslim votes is slowly drifting towards Uddhav Sena. The Muslim votes, they have no confidence in Uddhav Thackeray ji. Oh, we are confident, sir. We are confident. See, first thing, why they came and approached Uddhavji Thackeray? Yes. Just think about it. Why they came and approached Uddhavji Thackeray? Because they know, they are experiencing as the Chief Minister of Maharashtra how judiciously he works with every community. Caste, creed, religions are not the part of it. The nation is the only part. Like Nation News is the only important one. So what was important? The nation is first. Now nation is first, religion is afterward that. And in the case, we should not succumb to pressures of the exhibited by the BJP. This is their tactics. It is a strategy. We were knowing it because it is the failure of the BJP party on all boundaries. On all boundaries, they have failed miserably. And what is happening is that to hide that, we were expecting them to come with such thing like this, Uniform Civil Code, and then make some war with Pakistan before the election. Yes. Polarize the election. So it is an experiment to polarize the elections, and that is why they were doing it. All these things. Even then, in that case, we are not saying against it or for it. What we said is that let the draft be produced first. Now they are asking the comments from the people. I don't understand. You make your draft. What you want to do? The draft is not published. Bring it in the domain of the public and let the public read it. Whatever it is, not only why you are looking at only Muslims. Why Hindus also have certain issues on that. Yes. Hindu undivided family. What will happen? Yes. In the common civil code, there are certain issues are there. So let them come with produce their draft. Let the draft come. We'll study it and we'll decide it. What is to be done on that? Why hurry? These are the issues of the nation. It cannot be so hurriedly decided. But Arvind Sawant Sahab, ये बताएं, will the people fall for it this time? आपको लगता है कि लोग इस बार जैसे बालाकोट पे स्ट्राइक करी थी, उसके बाद 2019 में 303 सीट लेकर के बीजेपी आ गई, तो क्या इस बार भी अगर कुछ ऐसा होगा तो क्या लोग फिर वापस बीजेपी के पास जाएंगे? सावंत साहब, नहीं, अपना देश थोड़ा सा इमोशनल है ना जी भाई, अपना देश थोड़ा इमोशनल है, सेंटिमेंट, इमोशनल लोगों को इमोशन से ब्लैकमेल करना उनको जमता है। उन्होंने किया कोशिश, लेकिन एक बात बताता हूँ,
अभी वो कितनी भी लड़ाई करे, जी उन्होंने कर्नाटक में किया ना, बजरंग बली की जय, क्या जी। हुआ बजरंग बली का? बजरंग बली की जय, गधा मार दी उनको। जी हाँ? बजरंग बली की जय करते घूमे ना, प्रधानमंत्री से लेकर बजरंग बली की जय, तो बजरंग बली ने गधा मार दी उनको। तो अब लोग समझ गए हैं कि ये कैसी पार्टी है, किस तरह से लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करती है। और वहां एक, अमेरिका में एक बात करते हो, यहाँ अलग बात करते हो। तो ये सब लोग समझ गए। आपके माध्यम, इस कभी कभी ये अच्छा होता है, मीडिया के माध्यम से ये तो समझदारी लोगों को आपसे अब आ जाती है। अरे अरविंद सावंत जी ने कल क्या बोला, आज क्या बोल रहे हैं? जी तो कल क्या बोला, कभी कभी 2014 की वीडियो क्लिपिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बता देना, जब जी। वो मुख्यमंत्री थे, या जब भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के चुनाव के लिए प्रचार में घूमते थे, तब वो जीएसटी के बारे में क्या बोलते थे, तब वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलते थे, तब पेट्रोल के भाव में क्या बारे में क्या बोलते थे, तब सिलेंडर के भाव के बारे में क्या बोलते थे, ऐसे बात करते थे। तो उसका क्या हुआ वो देख लो, अभी फिर पता चलेगा आपको। जी। बट दिस अरविंद अरविंद बट अरविंद दिस सावंत साहब, जी जी जी, एक प्रदीप जी बात बोलिए। कहूं क्या? राजीव अरविंद जी, सावंत एक साहब, बात, परिवार, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। जी जी अरविंद सावंत साहब, परिवारवाद पे मोदी साहब ने अटैक किया था, बोलते कि अ वोट फॉर उद्धव ठाकरे जी इज अ वोट फॉर आदित्य ठाकरे जी, अ वोट फॉर लालू प्रसाद यादव इज अ वोट फॉर हिज सन, अ वोट फॉर शरद पवार इज अ वोट फॉर सुप्रिया सुले। इसे परिवारवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया है, करप्शन बढ़ाया है, भ्रष्टाचार का जड़ है। सर, हाउ डू यू सी अरविंद सावंत साहब? हम नहीं मानते ये, हम परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, या खिलाफ उसके समर्थन में भी नहीं है। परिवार का कोई, अभी डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बने, फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर क्यों बने, फिल्म संगीतकार का बेटा संगीतकार क्यों क्यों बने, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर क्यों बने? परिवारवाद है क्या? अगर खेल के भी लाएंगे मैदान में, तो भी अगर वो खेला नहीं तो नहीं आगे बढ़ेगा। हमारे आदित्य जी सिर्फ वंदनीय शिवसेना प्रमुख के पोते हैं करके नहीं आए हैं, जी उस क्षेत्र में कार्य करके आए हैं। उद्धव जी शिवसेना प्रमुख के सुपुत्र है करके नहीं बने। और लोगों का उस परिवार के ऊपर जितना विश्वास हो, उतना विश्वास अन्य किसी के पास नहीं है। ये दुरुस्त विश्वास की बात है, डायलॉग की बात नहीं है। सबका साथ सबका विश्वास, तो सबका साथ सबका विश्वास जिस नेतृत्व पर हो, वो नेतृत्व परिवार से आया भी होगा तो भी चल जाता है। विश्वास महत्वपूर्ण है। दुरुस्त बात है। सावंत साहब ये बताएं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो अभी बात हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की हार के बाद अब डर लग रहा है कि आगे जाके क्या होगा, तो इसकी वजह से हो रही है? आपने तो सच्चाई कही दी, यही तो सच्चाई है ना। देखा भैया, आगे क्या होगा? राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा भी, 370 धारा का मुद्दा नहीं चलेगा जी, वो तो हो गया तो चलेगा ना। क्या? बजरंग बली नहीं चलेगा, जी हनुमान चालीसा नहीं चलेगी, तो चलेगा क्या? तो चलेगा यही पोलराइजेशन करना। धर्म के ऊपर लड़ाई करो, पाकिस्तान से लड़ाई करो, कॉमन सिविल कोड की बात करो, विभाजन करो, हिंदू मुस्लिम विभाजन करो, हिंदुओं को वोट पाने के लिए कोशिश करो, लोगों के माथे भड़काओ, लोगों को लिंचिंग करने के लिए बोलो, हाथापाई करो और वोट पालो। बस इतनी गंदी राजनीति न चाणक्य ने भी खेली होगी, लेकिन इतनी गंदी राजनीति जी इस देश में अगर किसी ने कोई खेल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी खेलती है। सर, यहां पर आपसे जानना चाहता हूं सर वन स्मॉल लिटिल थिंग, डू यू हैव द टाइम? 1 मिनट ओनली, वन कमेंट, 1 मिनट। सर, नासिक में 14 दिन के अंदर अंदर 2 मुसलमान लड़कों को मार दिया गया, लिंचिंग हुई गौ रक्षकों द्वारा। 4 महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ मुंबई में और अन्य स्टेट में। तो सर, ये लॉ एंड ऑर्डर का क्या चल रहा है अभी महाराष्ट्र में? इतना खराब तो मैंने कभी देखा नहीं पहले। राजीव जी, अब आपको धन्यवाद देता हूं। ये समस्या है, ये सामाजिक समस्या है, उस पर ध्यान देने के लिए समय नहीं है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला भैया मुंह खोलने के लिए। जाने के लिए तो बात छोड़ो, मुंह खोलने के लिए समय नहीं मिला है। नहीं बुरा लगता आपको?
जी इतना हर्ट हो रहे हैं कि हम सोचते हैं हमारे संस्कार ही बह गए क्या। जी गंगा में बहते तो अलग है, गटारों में बह रहे हैं। लड़कियों पर तलवार चलाना, शस्त्र से उनके जी ऊपर आघात करना, क्षति पहुंचा रही है, हमारी संस्कृति को क्षति पहुंच रही है सर। जी ये क्षति बहुत दर्द कर रही है हमें। दुरुस्त और बात। कानून व्यवस्था तो पूछो ही मत, क्योंकि आज राज्य में जो सरकार काम कर रही है वो खुद ही नहीं चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। क्योंकि अगर उनके किसी आदमी ने या उनके समर्थकों ने कुछ भी गुनाह किया, पुलिस ने 307 धारा भी लगाई, तो भी उसको पुलिस हिरासत में नहीं लेती। जी लेकिन किसी ने सिर्फ बात की, तमाचा भी नहीं लगाया, हो सकता है उसके ऊपर भी 307 धारा लगा देती, क्योंकि वो विपक्ष का है, उसे अंदर दिया जाएगा। जी ये राज्य की सरकार का आजकल का वर्तमान वर्तन है। और इसीलिए कानून व्यवस्था पुलिस अपना गुलाम बना के वो करना चाहते हैं, उसीलिए कानून व्यवस्था आज दुरावस्था में महाराष्ट्र में है, बहुत राइट। दुरावस्था में। थैंक यू वेरी मच बहुत सर, गंभीर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भारत। जय शिवाजी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Well, very clear, Mr. Arvind Sawant, very, very clear. He thinks what he thinks and he says what he thinks. And the fact remains that never in the history of Mumbai and in Maharashtra have women been attacked in this manner before. At least I don't remember. Do you? No, technically not. Every failure, every death, as they say, is something that the government have to ponder about, answerable. Law and order has to be maintained. There is no doubt about it. Mr. Fadnavis claims that he is one of the best in this business of handling the home ministry, which he has been done earlier 5 years and now the first 1 year. But as you said, incidents like this raise a question mark on the ability of the home minister, and continuous attacks by Uddhav Thackeray Sena and various all Congress and the NCP pointing out of law and order collapse. After all, the government has to answer. You can see things happening that are bad. You can see things happening that are not, that puts a lot of question mark on the law and order situation in the state. Yes. He has to act, he has to enforce, the police has to show the rule of law, that people are, have to be obedient to the law. You can't take law into your own hands, like you saw the sword brandishing man trying to kill the girl. And we saw various other things. We found deaths, as you said, in Nasik, where nobody has got a right to take law into their hands and kill people. Yes, that's right. That's impossible. It cannot be accepted in this kind of society that we live in. We are a nation of laws, sir. We are a nation of laws. Bilkul, sir. One of the biggest democracies of the world, and then the law and order, if it fails, You if can't the be person run. dies. The law cannot be run by a lynch mob. You can't do that. Just because can't. you disagree with somebody, let the law take its course. If somebody's committed a crime, let the police arrest that person. Let the law take its course. See what happens. And if you believe that that particular place in Nasik is always continuously being, these hooligans are mismanaging it and causing law and order problems, what are the police doing? It is a police job to see that these roads are safe when they know that these people are always waiting for such incidents to make it happen. Then if the police, it's their duty to see that these things are enforced, laws enforced over there. Yes. You can't say that this is an habitual place and people believed it. If the people believe that certain things are happening, So what? the law has to show that. So what Yes, if that's not an excuse? You can't have an excuse. Pradeep ji, It's even if a happening, so crime it's was committed, my point is different. Bilkul, Even if sir. a crime was committed, it is not up to the mob to dispense justice. That is the job of the court. The police has Bilkul, to sir. arrest the criminal, put him in jail, start the due process of law, let the courts decide. That's what this society is based on. We are a nation of laws. How can you have people running amok and deciding for themselves who is guilty, who is not, and then meting out punishment too? This is crazy what's happening. You just can't say the law will, At the moment law with will us, take its own course. Pradeep ji, we've got Mr. Sanjay THACKERAY with us. Sanjay THACKERAY sahab, namaskar. Namaste ji, how are you? How are you Absolutely doing? fine. Lovely to see you again after a long time. How are you after a long hiatus? I'm good.
Sanjay Thakkare Sahab, the Prime Minister for the first time, I think I've never seen him like this before. He actually mentioned Mr. Sharad Pawar by name and Supriya Sule ji by name and talked about a 70,000 crore scam. You seem to have rattled him. What's going on here? Sanjay Thakkare Sahab. Bajaj sahab, you are following Maharashtra politics very closely. Yes. Now, since there was a government change about a year back, and where BJP and Shinde Sena have come together, since then there is an element of uncomfort within the alliance there, and the surveys which are coming after every month or so, they are showing BJP and Shinde trailing very badly in Maharashtra. Yes. And BJP was hoping that if we pressurize NCP, and they tried it. They tried it with Ajit Dada. They tried with Jayant Patil ji, and they failed miserably. So probably Modi ji's reaction is due to all this happening, which they tried to pressurize NCP, and NCP is not in a mood to get pressurized in any way. Yes, but this is really and truly amazing for the Prime Minister to say all that. But leave that aside. Now let's talk about the NCP itself. Bhujbal Sahab has said that it seems as if right now the party is a Maratha party. That impression should not go around. Perhaps an OBC should head the Maharashtra unit of the party. What is the party's view on that? Sanjay Thakkare. No. We always had a balance between Maratha leadership and various other caste leaders who are very active and very prominent in NCP in Maharashtra. We have Chhagan Bhujbal ji, we have Sunil Tatkare ji, we have Dhananjay Munde ji, and various other leaders are there who come from OBC background and represent OBC's interest in Vidhan Sabha and Vidhan Parishad and Parliament. So we always had that balance. NCP always had that balance. But for past 4-5 years, unfortunately, what has happened is Ajit Dada was a Maratha leader who was deputy CM, and Jayant Patil was party president, who is Yes. also from the Maratha community. Yes. And when the BJP and Shinde Sena government was formed, Ajit Dada became LOP. So today's position in NCP is both the key positions, the party president and the leader of opposition, they are from the same community, which Bhujbal Sahab rightly pointed out that OBC should also get representation as far as party hierarchy is concerned, and which is very important also because if you see Congress has OBC as party president in Nana Patole. BJP has Bhavan Kole ji as party president, the state unit president. So both hail from the OBC community. Yes. So NCP should also have an OBC, which forms about 52% of total population of Maharashtra. So I think there is nothing wrong in Bhujbal Sahab pointing out this and asserting himself to the NCP leadership. Correct. Pradeep ji. So, Thakkare Sahab, we want to know, the Prime Minister yesterday talked about Parivarvad. The Prime Minister said Parivarvad was the greatest danger to this country. He said Parivarvad has destroyed and increased corruption. It destroyed democracy and increased corruption. He talked about Pawar Sahab, he talked about Lalu Yadav, he talked about Mulayam Singh, he talked that if you vote for Pawar Sahab, Supriya Sule benefits. If you vote for, Mulayam Singh party, Akhilesh Yadav, if you vote for Congress, Rahul Gandhi benefits. But if you vote for the BJP, the people in general, the whole country will benefit. Now he says corruption was rampant. He says 20 lakh crore corruption, घोटाला है और मैं किसी को बख्शूंगा नहीं. Now how do you see this statement? Is Parivarvad a great threat to democracy? He says democratic pillars are not going to be destroyed by... I will completely endorse what Modi ji says. If Modi ji also include Parivarvad from BJP,
Now, Modi ji conveniently forgets who Jai Shah is. He conveniently forgets who Piyush Goyal is, who Dharmendra Pradhan is, who from Maharashtra there are so many, from Pankaja Munde to Poonam Mahajan and a host of leaders. So, Parivarwad, as if Parivarwad is not in BJP. So, if he's talking about Parivarwad, he should talk about Parivarwad in BJP also. And he should deny representation to all the Parivars from BJP. He should deny party ticket to Rajnath Singh's son also. He should deny party ticket to Vasundhara Raje's son also, who is Yes. an MP. Yes. So this can't happen that you only talk about Congress, you only talk about NCP, you only talk about RJD, you only talk about Samajwadi Party, and conveniently you forget Parivarwad of BJP. So this is not going to happen, and I'm sure all the opposition parties will point this out. And double speak of Modi ji is getting exposed day by day. So, in terms of your reaction, because we are meeting for the first time after Mr. Modi's trip to the United States of America and to Egypt, now the BJP is hailing it as the most successful trip for any Indian Prime Minister ever. What he has managed to achieve in the US. Tatkare Saheb, your view on it, please. See, Bajaj Sahab, I am very sorry to say, but either Mr. Modi doesn't understand economics, or conveniently he looks the other way around. This whole US trip was, as far as US was concerned, was only to sell those drones. Right. And the price at which we have brought those drones is 8x. Now, Israel is giving the same drones at some 1,000 crore rupees per drone. And we are buying the same drone at 8,000 crore rupees per drone. Whereas the same drone is being sold to UK at a much lesser cost. So, if you're going to give business to a country and the Prime Minister is on record, the President of USA is on record saying that this will generate about 10 lakh jobs Yes. for their citizens. So obviously they will give you a red carpet welcome. But Prime Minister's visits and this high level engagements, they have to be more of a diplomatic to strengthen diplomatic relationships, to discuss global issues, and not buying and selling of drones, and then you praise the US president. In turn, the US president will praise our prime minister. So I don't know what are we talking about, and who halla is all this about. Tell me one thing which is come out of this meeting which is meaningful. There is nothing. So, in effect, what you're really saying is that as far as the Prime Minister is concerned, it was all what we describe in journalistic parlance as smoke and mirrors. Effectively saying that, something great has been achieved, 15 standing ovations, and 75 times the joint houses of the Congress clapped for Mr. Modi, and that I think should leave us satisfied. Is that what you're saying? See, Mr. Modi, he and then you must have seen from the galleries, the first time in probably America's history, Yes. people were shouting slogans of Modi, Modi, Modi Yes. in their parliament. So, which is shameful. You don't do these things. You don't, just to appease your poor voter back in India, you don't indulge in all this gimmickry. Well, the Tatkare BJP Saheb, yeah, Tatkare yeah, Saheb, go ahead, Obama
former president talked about the Muslims in India. He says ignoring Muslims will lead to major problems. That many felt was the copy paste of what Rahul Gandhi told in US, and before that he talked in UK, where the Muslims are being targeted, democracy is in danger, judiciary under threat, minorities under. So these are the same thing Obama said. Smriti, we had Nirmala Sitaraman, Rajnath Singh saying that Muslims are the safest here, and Obama in 26,000 bombings in 6 Muslim countries. Now, how do you see this? Where you find Pawar Saheb, where Maharashtra is concerned, a Muslim would lure to Pawar Saheb. They believe that he's a secular face. He was cementing factor. The Muslims had faith in Pawar Saheb. But we see that the Muslim Personal Law Board went and met Uddhav Thackeray. Can you tell me how the Muslim votes are fluctuating? Is it going to consolidate? Is a uniform civil code coming in? Obama's statement, Rahul Gandhi's statement. How do you see? It's all the Muslim votes, 14 to 20% Muslim votes in India that matters to all the parties, and people are either pressurizing the Muslim community or luring them towards it. How do you see Thakkere sir? No, this all started when Modi ji himself commented about uniform civil code. So it is not the other way around, where people went on their own to Uddhav Thackeray, or many other delegations have met. I'm sure Congress also, and they keep coming to meet Pawar Saheb also. So nothing wrong if the Municipal Personal Law Board delegation goes to meet Uddhav Thackeray. Nothing wrong with it, because Muslim community from Maharashtra, they see Uddhav Thackeray ji as part of MVA now. Yes. And they see him as a strong opposition face. Now, the very fact that Uddhav Thackeray ji was there himself in Patna, where all 16 parties had met together, and they decided to fight BJP and in coming 2024 elections. So the perception today with Uddhav ji is that he is a strong opposition leader, and who is committed to the opposition idea of India, and who is committed to secularism. So nothing wrong. We see nothing wrong in it, and in fact we welcome that move. Now, Thackeray Saheb, there is one thing which going back to what Mr. Modi said, especially with regard to Mr. Sharad Pawar and the 70,000 crore scam that he mentioned. यहाँ पर मोदी जी ने जो कहा कि जिन लोगों ने देश को लूटा है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं. Now that's a very clear-cut threat. Could it also be because? No, hang on a minute. Just 1 second, sir. Just 1 second. Hear me out. Just one more line. Could it also be because everybody has seen, irrespective of all the optics at Patna, fact remains that the strategic brains trust behind the opposition unity and the cementing factor is in fact Mr. Sharad Pawar. Everybody knows that, and everybody defers to him and to his judgment. Could it be that Mr. Modi and therefore the BJP is trying to put pressure on Mr. Pawar over this whole opposition unity thing, where everybody is going to be meeting in Shimla very, very shortly? Mr. Thackeray. No, बजाज साहब, आप जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, ये पवार साहब ने खुद पॉइंट आउट किया. उन्होंने ये कहा कि वो तो कभी सदस्य रहे नहीं, वो जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है उसके जी, और जहां तक वो 70,000 करोड़ के करप्शन के जो चार्जेस थे जी, वो 2012 से ये सब चैप्टर शुरू है. उसके बाद 2014 से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, देश में है, महाराष्ट्र में है, तो इन्होंने क्या किया, उस सामने नहीं आया. अजित दादा को तो क्लीन चिट मिल गई, लिटिगेशन क्या, ये सामने आया कि ये जो 70,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये 70,000 करोड़ का फिगर ये 1960 से जब महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मल बना तब से आज तक का ये 70,000 करोड़ का आंकड़ा है. तो और दूसरा मैं पॉइंट आउट करूँ, इस देश का महाराष्ट्र ये ऐसा राज्य है जहाँ पे 41% जो सबसे बड़े डैम्स हैं वो महाराष्ट्र में है जी. तो अगर 41% डैम्स हैं महाराष्ट्र में, वर्किंग डैम्स, मतलब जिनकी कैपेसिटी वाटर स्टोरेज की और वाटर कैचमेंट की वो सबसे ज्यादा इस देश की है, अगर
70,000 करोड़ के 70,000 करोड़ का करप्शन होता तो ये 41% डैम कैसे बनते? इसका जवाब भी तो देना चाहिए बीजेपी ने। या मोदी जी को ये जो रिटर्न स्क्रिप्ट आती है, जो टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख के वो पढ़ते हैं, वो जो उनके जो स्पीच राइटर्स हैं, उन्होंने तो कोई रिसर्च करना चाहिए लिखने के पहले। जो बेचारे मोदी बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे ये बोलते रहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से, और टेलीप्रॉम्प्टर बंद पड़ जाता तो बेचारों को तो समझ में नहीं आता कि अगला लाइन क्या बोले। तो मैं उनको दोष नहीं देता, मैं उनको दोष देता हूं जो ये उनके स्पीच राइटर हैं, जो ये लिखते रहते हैं और बिना रिसर्च करके कुछ भी परोसते हैं। उन्होंने ये सोचना चाहिए। दुरुस्त बात है, which is quite true. जी प्रदीप जी, please go ahead. Thakkere Saheb, MVA, the vote share, as you said, 17%, NCP 16%, Congress 16%. Now we got those things very fast, very clear. Dev Fadnavis said that NCP is confined to 4 districts and Paschim Maharashtra. Now BRS, just prakar se, KC Chandrasekhar Rao, just prakar se, places where NCP stronghold is there. He is going there. He's gone to Sholapur with Kafila 600 vehicles. Sholapur, and he's taking NCP leaders in his fold, saying that party is being expanded. He's eating into the votes of NCP and Congress because he's going to eat the secular votes, not the BJP votes. Now, how big a threat is KCR to Sharad Pawar Saheb and to the Congress where Maharashtra is concerned? Do you find him a real threat? Is he going to eat into your inroads, into your vote share, sir? Nambiar Saheb, the real threat is to KCR. Now, yesterday, KCR Saheb was in Solapur for this Wari to take darshan. And there were as many as 30 ex-MLAs, ex-ministers, ex-MP joining Congress in Telangana. So, my advice to KCR Saheb would be that instead of focusing on Maharashtra, he should focus on Telangana, where elections are due in another 3-4 months' time. And we need him as a strong opposition face to BJP, and he should not act and aid BJP, to venture into opposition states and to divide secular votes and help BJP. So he should focus and concentrate in Telangana and see to it that BJP is defeated once again in Telangana and strengthen the opposition parties. Will he do that, you think? No, that time will tell. But as of today, I don't think so. He must have cut a deal with Amit Shah ji, because we have seen his son giving statements of late which are helpful to BJP. We have seen photographs of his son meeting Amit Shah ji. So things are changing. Right. So at the moment, what they tried to do with Mr. Owaisi earlier, as in he was considered the B team or the A team or whatever team of the BJP in Muslim dominated areas where they wanted to divide the Muslim vote. Now they're trying to do the same thing with KCR with regard to the NCP and the Congress. Is that the case? See, Bajaj Sahab, we don't see MIM and BRS as different entities. They have an alliance in Telangana. Yes, they do. MIM is supporting KCR. Yes. And, funny thing about Owaisi and in Telangana, he contests only about 10 to 12 seats. And where Muslim population is sizable in whole of Telangana. I believe Telangana Muslim population is about 20 to 22%. And he restricts himself to Hyderabad and Greater Hyderabad area. And he doesn't contest anywhere else. But when he comes to Maharashtra, suddenly he finds a new voice. When he goes to UP, he finds a new voice. And he wants to contest all seats in Muslim-dominated seats in Maharashtra, in UP and other places where he could help BJP. So probably it's a package deal as far as we are concerned, that BRS and MIM will form together,
And the third name to be watched is Prakash Ambedkar. Prakash Ambedkar, Prakash Ambedkar was with MIM the last time. Yes. And probably all these three parties will come together and form a third front somewhere in Maharashtra and fight it out. Will they have any impact, sir, on Maharashtra? Do you think they'll have an impact? Honestly, they will, but we are better prepared this time than we were in 2019. Yes, wonderful. Thackere Saheb, Mr. Modi believed that after triple talaq was incorporated, the abolition, we found that Muslim women en masse, the BJP believed, voted for the BJP. Now he has come up with, and as Bajaj Saheb always talk, Pasmanda Musalman, the backward caste in the Muslim community, or 50 to 60% of the population where Muslims are concerned. Mr. Modi thinks about social engineering, social upliftment, social justice to these sections of the society. So can Mr. Modi make a coup out there where most of the Muslims are believed to be anti-BJP? Can he probably do the social engineering that he did in Uttar Pradesh, where he dissected the OBC population? Apart from the Yadavs, most of the people believe OBC voted for Yogi Adityanath and brought him back to power. So do you think Mr. Modi can work out a magic where Pashmanda Musalmans is concerned, Muslims are concerned, the backward community, empowerment, upliftment? How do you see that, Thackere Saheb? No, I don't know where you got that 60% figure. Pashmanda Muslims, I'm not sure if they're 60% of total Muslim population. That's what they say. That is what their own organization say. No, The Pasmanda Majaz says that they are 60%. Some people say they are 52%, some people say they are 54%. In any event, that percentage may be whatever. G. No, but that percentage will make a huge difference, because if they are 60% or 50%, they are majority of the Muslim community. Yes. But see, then again, BJP has been doing this. BJP will always do it. They will find. They are in the process of finding new grounds. As far as they are staring at a loss of at least 50 to 60 seats in Hindi heartland. And they are finding ways and means to cover those 50-60 seats. And one, Pasmanda Muslim and appealing to Muslim community is one issue. The second is they are looking south, where in a big way they are trying to reach out to Tamil population, where they came up with Sengol and they talk about Kashi and Tamil heritage and cultural togetherness, Yes. which goes back to about 3-4 centuries back. So Modi ji and BJP will always do it. Now, but then probably the opposition unity is one factor which will negate all this BJP. But will that really work? Will that really work in present day Tamil Nadu? I mean, because he's essentially appealing to the Brahmin community over there in Tamil Nadu. Do you think that will work? No, it will not work, because as far as Tamil politics is concerned, since the late 60s and early 70s probably, they have moved towards Periyar ideology. Yes. And the Dravidian Yes. thought. So even DMK and AIDMK or PMK, so all these parties they believe in a different ideology. So Yes. I don't, unless now since AIDMK is with BJP and AIDMK decides to dump their present ideology, which is a Dravidian ideology or Periyar thought of school of thought. Yes. And embrace Hindutva, which is not Hinduism but Hindutva, the BJP Hindutva. Then probably BJP will gain some ground in Tamil Nadu. So what do you expect will happen? Because as far as the government is concerned, over here in Maharashtra, cabinet expansion has still not taken place. Which will never. It will never take place. Why is that? There are too many contradictions. He has promised so many people that cabinet berths. He just can't fulfill those promises. So do you think it will go on like this?
Yeah, absolutely. Thakkere Sahab, you know what has happened? Surat Chavan, Sujit Patkar matter, Enforcement Directorate continuously raiding and questioning made Uddhav Thackeray, in fact, come out and say that they are part of my house, and if you attack them, Mr. Fadnavis, I will enter your homes. Now, this was a direct threat to Mr. Fadnavis. Mr. Fadnavis also retaliating. Now, how do you see this corruption, COVID corruption? Is this all mere talk, or do you have major substances that should Uddhav ji allow investigation, or is he coming back to the origins of Shiv Sena, how it was earlier? We found them under Anil Parab attacking the BMC office, beating up officers. On first, there's a big, huge march in BMC headquarters against corruption of Eknath Shinde, Dev Fadnavis, where he called direct without mismanagement of funds around 650 crores. 650. How do you see the entire thing working out, Thakkere Sahab, where politics is concerned in Maharashtra? See, Nambiar साहब, एकनाथ शिंदे जब बात करते हैं कि शिवसेना ने 15 साल बीएमसी में करप्शन किया, तो एकनाथ शिंदे तो नंबर 2 के लीडर थे उद्धव ठाकरे जी के। जी, उद्धव ठाकरे जी जब चीफ मिनिस्टर थे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, एकनाथ शिंदे वाज रनिंग द गवर्नमेंट। एकनाथ शिंदे जी के पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे जो आज भी उनके पास हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट और एमएसआरडीसी। नाउ आपको तो पता है एमएसआरडीसी का बजट कितना है और कितना बजट अभी भी काम चल रहे हैं। फिर वो आपका फ्रीवे हो या सीलिंग हो या नावा शेवा शिवरी ब्रिज हो, तो ये सब, या समृद्धि महामार्ग हो, तो ये सब तो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स तो एकनाथ शिंदे जी के पास थे। कोविड के दरमियान भी जो काम थाना में होता था वो पूरा जिम्मा एकनाथ शिंदे जी के पास था। अच्छा, एकनाथ शिंदे जी एक तरफ ये बोल रहे हैं कि जब कोविड का समय था तो उद्धव जी बाहर नहीं निकलते थे, घर से बैठ के काम कर रहे थे। तो काम कौन कर रहा था? नंबर 2 तो यही थे। तो अगर करप्शन हो रहा है बीएमसी में तो इनको जानकारी नहीं थी क्या? अगर जानकारी थी तो समय रहते इन्होंने बताया क्यों नहीं, पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? तो आज ये कहना कि 15 साल इन्होंने बीएमसी को लूटा, तो आप 15 साल थाना से टीएमसी को क्या कर रहे थे? इसका जवाब भी तो देना चाहिए। अगर एसआईटी देवेंद्र जी लगा रहे हैं मुंबई बीएमसी के करप्शन पे, तो थाना टीएमसी के करप्शन पे भी एसआईटी लगनी चाहिए। तो थाना टीएमसी का करप्शन या थाना टीएमसी का इंचार्ज कौन था 15 साल के लिए? तो इसका जवाब भी तो देना चाहिए। और जहां तक फडणवीस जी का सवाल है, फडणवीस जी बहुत आतुर हो गए हैं वापस सीएम बनने के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा उनमें बौखलाहट दिखती है। जो उनका ग्रेस था, जो उनकी स्टैंडिंग थी, 5 साल जब वो चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो उनका एक अलग रिस्पेक्ट होता था महाराष्ट्र में। भले वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन एक वो अपने आप को एक ग्रेसफुली कंडक्ट करते थे। जब से वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है, और वो अपने आप की पोजीशन वो गिरा रहे हैं ये सब बातें करके। तो सर आपको क्या लग रहा है कि आगे चल करके, आई नो आई एम आस्किंग यू टू स्पेकुलेट, कि शिंदे साहब का क्या होगा सर आगे? तो शिंदे गुट का क्या होने वाला है? कुछ होने वाला भी है कि नहीं? शिंदे गुट को तो मुझे लगता है उनको ऑप्शन नहीं, बीजेपी कोई ऑप्शन नहीं देगी। उनके जो इलेक्टिव मेरिट्स वाले लोग हैं उनको तो बीजेपी के सिंबल पे लड़ने का ऑप्शन दिया जाएगा, और जो चुन के नहीं आ सकते या जिनका इलेक्टिव मेरिट नहीं है उनको तो राम भरोसे छोड़ा जाएगा। Thakkere Sahab, how do you see the opposition unity? Opposition unity, Smriti Irani says, DMK's hands are tainted with blood of Rajiv Gandhi. How is the Congress thinking then? You talk about Mayawati has not been invited to be a part of these. You talk Mamata Banerjee is always fighting with the Congress and left. In Kerala, the left has arrested the Congress Pradesh Adhyaksh. तो कैसे चलेगा सर? How do you see it? 2024 में will Sharad Pawar Sahab be able to get everybody on board along with the Congress? Will it be a Congress-driven opposition, and will everybody come on board? How do you see it, sir? See,
Smriti Irani need not worry about opposition unity. The very fact that 6 parties had gathered in Patna is the testimony to the fact that people are on board. They are talking one language, and you will see in coming days when they meet in Simla, they will come out with some kind of a common minimum strategy and common minimum program probably to take on BJP politically. Right. And as far as this opposition unity is concerned, that seems to be leaving the BJP somewhat rattled. As a result of which, we find these kind of comments coming in from all over the place. Bajaj Sahab, just let me point out one thing. Please. These 16 parties, Yes. the strength of this 16 party is they are in a position to offer 1-to-1 candidate in as many as 380 seats. Yes. So 380 seats, they will have one candidate against BJP, which is a huge number in 588 seats. Yes. 380 is a huge number. So even if say 50-55% we can get our candidates elected, then we are looking at somewhere around 180-190 seats. And BJP going down by over 150 seats. Absolutely. No, at the moment, I'm telling you, Bajaj Sahab, BJP is, we are looking at BJP at somewhere around 210, 220. But as opposition unity gains momentum, probably BJP will go down below 200. Go down below 200. Now that would be giving sleepless that nights. is what we have been seeing in Himachal. That is what we have been seeing in Karnataka. And if you follow Madhya Pradesh exit polls, we are looking at similar numbers. Yes. And as well as Rajasthan. By the way, Ashok Gehlot is expected to break the cycle of every, an alternative government every 5 years for the first time ever in a long, long time. There's a possibility that the Congress may come back. And Chhattisgarh, the Congress is so far ahead right now that the BJP is not even in the picture. So, and of course, as far as Maharashtra is concerned, you know about the MBA much better than anybody else. So we are really looking at a very tough battle for the BJP. So BJP may not come back to power in the way that they expect to. So they'll have to. Bajaj Sahab, there is a parallel. See, we keep giving credit to Modi ji for his victories. Now, let me point out, 2014, Modi ji came to power in the backdrop of India against corruption movement. Yes. So he was helped by Anna Hazare, Kiran Bedi, and Arvind Kejriwal, and all that group. So he was the primary beneficiary of all that momentum, which was against Congress. In 2019, in January 2019, if you go back in archives and see, the opinion polls were showing BJP at 180. Yes, they were. What changed that election was Balakot and That's Pulwama. right. And then BJP jumped to 300. So my take is, if nothing like that happens, if there is no polarization, if there are no riots, if there is no something like Balakot and Pulwama happening, then BJP will go back to its original strength, which is 180, which is their 25 to 28% core vote bank of Hindutva vote bank, which even Advani ji and Atal ji used to get in 96, 98 and before that. So Modi ji will go back to that kind of number, which is 180, 190. And that will give quite a few people very, very sleepless nights. So which means the only way they can win is by polarization. And perhaps the Uniform Civil Code is the first step in that same direction. Would you agree? Yes, completely. I completely agree with it. So you'll have to come up with a counter. You'll have to come up with a counter strategy. Opposition
opposition unity is the counter. Opposition unity is the counter, because we have seen, even with polarization, BJP can't cross about 40-45%. Right? So if opposition parties come together, they can cross about 50% of popular vote, and that is the best way to counter BJP. Right. Thank you very much, Mr. Thackeray. Always a pleasure talking to you, sir. Really and truly wonderful Yes, to sir. talk to you again. So nice of you. Namaskar, sir, and Vande Mataram. Thank you very much. Vande Mataram, good night. Thank you very much, sir. Good night, sir. Thank you very much. And that was a very succinct, very incisive, very plain analysis of what to expect in the coming elections to the Lok Sabha. Exactly, sir. Yes, so if actually they are able to reduce the BJP to less than 200 now, that would be something. That Yes. would be really Bilkul, something. sir. That would be really something. Of course, it will lead to a lot of instability in the country, but one never knows. However, don't write off the BJP just yet. जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, you write off the BJP at your own peril. The Uniform Civil Code, and I am reasonably certain that BJP also has lots and lots of other tricks up its sleeve. It is not going to give up so easily. I don't think so. I don't think they will. Pradeep ji, there are some comments that we Bilkul, sir. Yes, yes, yes. I think, can we take them? Can we take a look at it, please? जरा comments दिखाएं. I think this is from Nizamuddin Rahim. Well said, Nizamuddin Rahim साहब. ये खालिद मामू लिखते हैं. खालिद मामू 118 जी. चलें आगे चलें. निजामुद्दीन रहीम साहब ने बिल्कुल सही कहा. AAA फैंस 8975 इन्होंने लिखा है जी. आगे बढ़ें. And this is for Miss Aarti Sathe. Oh God, this is really long. Those politicians, political families, one family rulers are busy with all together to protect themselves from Modi ji's stick, the same hanging over their heads. Rather to say their corruption, commission, omission, cut money and brokerages, gundaism, Naxalite, Chinese agents are frustrated with their future in our country's electoral democracy and looting tax money process being abandoned because of the only Modi ji who's working very hard to uplift the poor and the downtrodden. We get their entire drift from Mr. Ganesh Anna. गणेश अन्ना साहब लिखते हैं जी. चलिए. Says the PM cares sure still looting India for cronies through cronies. That's what Andrew Mohan Charles says. Doesn't seem to like Mr. Modi. He talks as if he's still a tea seller. Jawaharlal Nehru donated all the lands his father inherited for building the government infrastructure. The money realized from the sale of his books was given to build government projects. Modi is misleading the poor who cannot read and write. Modi did nothing for education. It was reported 5,000 schools closed during Modi's tenure. The literacy percent of India is 79%, China 97%, USA 99%, and Ukraine 100%. If we don't concentrate on education, we will continue to be a poor country. So says Sampur Roy. That's what Sampur Roy says. Right, we know exactly where you're coming from. This, of course, is since independence, Congress had divided on religion based, but this government says it is trying to unite as one community by implementing UCC, that is Uniform Civil Code, CAA, NRC, etc., etc., etc. Right. Is that it? Do we have any more? The termites within also heads up, says Sanjay Vaidya. Termites within, right? Yes. I wonder who he means. Nasser Saab ki Mohabbat ki dukaan, Rahul Gandhi. This is somebody called Strox Run. No wonder no one watches you. Oh yes, nobody watches us. The agenda is clear. Grow up and start working for the nation, not for yourself only. Right, thank you very much, sir. So nice of you. Thank you very much for watching us. See, we have got one viewer in you. Isn't that wonderful? Isn't that absolutely wonderful? I love these comments. I absolutely love these comments. Very nice, Nizamuddin Sahab. Hidayatullah Chaudhary Sahab likhte hain, Nizamuddin Rahim Sahab. Actually, Nizam really spoke very well indeed. Right, really and truly lovely. So, Pradeep ji, nobody watches us. Sir. Nobody watches us. We must work for the country. Absolutely. Right.
खैर फिलहाल अभी नेशन नाउ में सिर्फ इतना ही। आप प्लीज अपने कमेंट्स भेजते रहें, आई लव रीडिंग आउट योर कमेंट्स, स्पेशली द कलरफुल वंस। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नेशन नाउ आपका चैनल है, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल बढ़ेगा, उसी हिसाब से हम भी बढ़ेंगे, उसी हिसाब से रीच बढ़ेगी, और ज़्यादा लोग देखेंगे तो और ज़्यादा लोग साथ में जुड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलता है, हम सबको मौका देते हैं, और सबको मौका देते हैं पूरी तरह बोलने का। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लोगों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चिल्लाते नहीं हैं, खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, खबर का विश्लेषण करते हैं। We try to analyze and we try to give you all sides of the story. We don't scream and shout at people. That's it. That's all we've got from both Pradeep ji and myself. आज के नेशन नाउ में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.